हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट एचटीएमएल को सीखने वाले हैं इन अ सिंगल वीडियो। ओके। सो ये वीडियो काफी बेस्ट रहने वाली है फॉर बिगिनर्स, क्योंकि हम इसमें एचटीएमएल के हर एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं इन डिटेल्स, ठीक है, एंड विद नोट्स। तो जिस नोट्स से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, एंड ऑफ द वीडियो वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, ताकि इन द फ्यूचर अगर आपको कभी रिवीजन करनी पड़ती है तो वो नोट्स काफी हेल्प करेंगे आप लोग। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है, चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीखना है, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो एंटरटेनमेंट वीडियो तो है नहीं, तो हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग करे, क्योंकि एजुकेशन स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट रहा है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है, क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज होती हैं, ठीक है, मतलब पेशेंस नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको स्किप कर देते हैं एंड फिर सही से सीख नहीं पाते हैं और टाइम भी हमारा वेस्ट होता है। तो टाइम ना वेस्ट हो, तो आपको अगर सीख रहे हो तो कंप्लीटली उसको देखना है, अगर नहीं देखना है तो उसको स्किप करना है। ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को, और आप लोग एक कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको लगता है उसको आप नोट कर लें। मैं यहाँ पे एमएस पेंट ओपन करता हूँ, एंड हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसे को एचटीएमएल। तो एचटीएमएल को स्टार्ट करने से पहले ना आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में वेब पेज क्या होता है। वेब पेजेस। वेब पेजेस क्या होता है, देखो, वेब पेज जो होते हैं हमारे ऐसे पेजेस जो रन होते हैं हमारे ब्राउजर पे, रन ऑन ब्राउजर। जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं ब्राउजर पे, ब्राउजर चाहे आपका क्रोम हो, चाहे मोजिल्ला हो, फायरफॉक्स हो, कुछ भी हो, जैसे मैं आप यहाँ पे ओपन करता हूँ इसको, एंड ये जैसे ये ओपन हुआ, ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई भी साइट ओपन करता हूँ, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे ना जूम मीटिंग ओपन करी है। तो जूम मीटिंग जो है ये एक वेब पेज है हमारा, क्योंकि ये ब्राउजर पर रन हो रहा है। ठीक है। ऐसी कोई भी साइट अगर आप ओपन करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डाला naukri.com, या मैंने रिएक्ट की एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन करी, रिएक्ट जीएस, ठीक है, एंड ये भी हमारा क्या है, एक वेब पेज है। तो जब भी आप कुछ भी सर्च करते हैं ना ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे वो पेज ओपन जो होता है, उस पेज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेब पेज बोलते हैं। वेब पेज को बनाने के लिए हमको एक बेसिक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम है HTML। विदाउट HTML हम लोग अपना वेब पेज क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है। HTML का जो फुल नेम है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, जो कि टेक्स्ट पे काम करती है। इसको हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। मैं अपने नोट्स यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे नोट्स हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आपको देखना है, ये पहला क्वेश्चन ये बनता है कि HTML क्या है। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मतलब कि जब भी आप कोई चीज लिखते हैं वेब पेज पे, ठीक है, तो वो टेक्स्ट आपके कहते हैं हाइपर टेक्स्ट, जो कि स्टैटिक डेटा होता है, वो कभी आपका चेंज होने वाला नहीं होता है। ठीक है। फिर कहता है कि HTML इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, मतलब कि हम लोग इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके क्या बनाते हैं, वेब पेजेस बनाते हैं। और वेब पेजेस क्या होते हैं, जो ब्राउजर पे रन करते हैं, वही हमारे वेब पेज होते हैं। थर्ड पॉइंट में है कि HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट अ मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो हमारी HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये सिंपल सी एक मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, जो किस पे काम करती है, टैग्स पे काम करती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है HTML के लिए, कि HTML जो होती है वो क्या करती है, कि हमारे वेब पेज के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है। वेब पेज मतलब कि जैसे हमारे पास एक वेब पेज है, ठीक है, मैं यहाँ से क्रिएट करके, अब जैसे मान के चलो कि यहाँ पे ये हमारा एक वेब पेज हो गया। ठीक है। अब इस वेब पेज में मुझे यहाँ पे नैव बार दिखाना है, ठीक है, एंड यहाँ मुझे हेडिंग दिखानी है, यहाँ मुझे इमेज दिखानी है, ठीक है। जो कुछ भी आप अपने वेब पेज पे शो करना चाहते हो, ठीक है, वो हर एक चीज एलिमेंट है, और वो हम लोग HTML के बेस पे ही अचीव कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ये कौन करेगा डिसाइड, HTML डिसाइड करेगा। ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो है HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, ठीक है, मतलब कि HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं, बताऊंगा आपको भी HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, पर आप तक समझ लीजिए कि HTML ब्राउजर से कहती है कि हम मतलब कंटेंट कैसा डिस्प्ले होना चाहिए वेब पेज पे। ठीक है। जैसे मैंने दिखाया था अभी आपको पेंट में, कि देखो यहाँ पे नैब बार होना चाहिए, यहाँ पे हमारी हेडिंग होनी चाहिए, यहाँ पे इमेज होनी चाहिए, यहाँ पे वीडियो होनी चाहिए, ठीक है, या फिर यहाँ पे पैराग्राफ होना चाहिए, जो भी आपको कंटेंट दिखाना है वेब पेज पे। ठीक है। तो वो कैसे डिस्प्ले होगा, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है वेब पेज पे, वो कौन करेगा डिसाइड, वो हमारे HTML एलिमेंट डिसाइड करेंगे।
ठीक। सो HTML फाइल मस्ट हैव एन एक्सटेंशन डॉट HTM और डॉट HTML फाइल। ठीक है। तो अगर आप फाइल बनाते हैं तो जनरली जैसे हम लोग टेक्स्ट फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन डॉट TXT होता है। अगर हम लोग वर्ड फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन डॉट डॉक्स होता है। इसी तरीके से अगर आप HTML फाइल बनाना चाहते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन रहेगा वो क्या रहेगा, डॉट HTML रहेगा। मतलब अगर आप फाइल सेव करते हैं कि जैसे मैंने एक फाइल बनाई इंडेक्स, ठीक है, तो लास्ट में डॉट लगा के जब तक आप HTML नहीं लिखेंगे तब तक वो हमारी HTML फाइल नहीं कहलाएगी। ठीक है। तो आपको कोई भी नाम देना है फाइल का, और फाइल का नाम देने के बाद आपको लास्ट में लिखना है डॉट HTML, तभी वो आपकी क्या कहलाएगी, HTML फाइल कहलाएगी। ओके। चल, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि जो हमारे HTML पेजेस होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि HTML पेजेस हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है स्टैटिक पेजेस, सेकंड होता है डायनेमिक पेजेस। स्टैटिक पेज का मतलब क्या होता है कि a static page display fixed content that does not change for each user like a company about us पेज विथ बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है। मतलब एक ऐसा वेब पेज जो हर एक यूजर के लिए सेम हो, वो कभी चेंज ना हो। अरे मतलब नॉट चेंजेबल कंटेंट जो होगा वेब पेज पे आपका वो कहलाएगा आपका स्टैटिक वेब पेज। ठीक है। अब जैसे मान के चलो कि ये पेट मेरा एक वेब पेज है, ठीक है, एंड इसमें जो मैंने कंटेंट लिखा है वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, एज इट इज रहने वाला है। तो ये आपका एक स्टैटिक हो गया। डायनेमिक इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। डायनेमिक वेब पेज क्या कहता है कि डायनेमिक वेब पेज, इसको मैं थोड़ा सा इमेज को हाँ कर लेते हैं। क्या लिखा है देखो, डायनेमिक वेब पेज इज अ वेब पेज दैट अपडेट्स कंटेंट बेस्ड ऑन यूजर इंटरफेस इंटरेक्शंस और डेटा चेंजेस सच एज सोशल मीडिया एंड ई कॉमर्स साइट। अब ऐसे समझ लीजिए कि डायनेमिक वेब पेज हमारे वो पेज होते हैं जिनका कंटेंट अपडेट होता रहता है बेस्ड ऑन यूजर। जैसे जितनी भी आज के टाइम पे सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, तो सोशल मीडिया एप्लीकेशन क्या है, डायनेमिक वेब पेजेस है। ठीक है, इसमें आप डे बाय डे देखेंगे कंटेंट चेंज होता रहता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई रोज आपको सेम कंटेंट देखने को मिलता है। या अगर आप उस पर जाएंगे ना ई कॉमर्स साइट पे, जैसे अमेजोन की साइट पे जाएंगे, तो अमेजोन की साइट पे हो सकता है कि आज जो कंटेंट दिख रहा हो आपको, मैं लिखता हूं मैं अमेजोन, ठीक है, तो जो कंटेंट आपको पेज पे आज दिख रहा हो सकता है कल ना विजिबल हो, उसकी जगह अपडेट्स आ जाएं। ठीक है, तो ये जैसे अमेजोन में आज हमको दिख रहा है, ठीक है, कल अगर आप आएंगे वेब पेज पे तो हो सकता है ये जो आइटम्स आपको यहाँ विजिबल हो रहे हैं वो आपको यहाँ ना विजिबल होके कुछ न्यू प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो ये जो वेब पेजेस होता है ये यूजर के बेस्ड पे क्या होता है, अपडेट होता रहता है डे बाय डे, और ऐसे वेब पेजेस को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक वेब पेजेस। क्लियर हो गया। तो आपको सिंपली एक लाइन में याद रखना है कि स्टैटिक वेब पेज हमारे वो वेब पेज होते हैं जिसका कंटेंट कभी चेंज नहीं होता है, एंड डायनेमिक वेब पेज हमारे वो वेब पेज होते हैं जिनका कंटेंट क्या होता है, डे बाय डे अपडेट होता रहता है। ठीक है, बेस्ड ऑन यूजर। फिर थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं एंड हम लोग समझते हैं टैग्स। क्योंकि हमारी जो HTML लैंग्वेज है वो टैग्स के साथ काम करती है। तो क्या बोलते हैं कि HTML टैग्स आर कोड एलिमेंट एनक्लोज्ड इन अ एंगल ब्रैकेट्स। तो एंगल ब्रैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको टैग बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देख लो आप, ये टैग है हमारा, ये टैग है एंगल ब्रैकेट, इसको हम लोग ऐसे करते हैं रिप्रेजेंट। ये हो गया हमारा टैग, इसको टैग बोलेंगे। सिंपली आपको इतना रखना है। ठीक है। अब जो टैग होते हैं वो HTML वेब पेज के कंटेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, मतलब जब आप वेब पेज पे कुछ डेटा दिखाओगे तो उस डेटा का जो स्ट्रक्चर होगा वो कौन करेगा डिसाइड, वो करेगा टैग डिसाइड करेंगे हमारे। ठीक है, और टैग को करते हैं हम लोग रिप्रेजेंट एंगल ब्रैकेट से। अब जैसे एंगल ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पे पी लिखा है ना, सच एज पी फॉर पैराग्राफ एंड H1 फॉर हेडिंग। ठीक है, तो जब पी लिखेंगे तो ये पैराग्राफ टैग कहलाएगा हमारा, एंड ऐसे हम लोग H1 लिखेंगे तो ये हेडिंग एलिमेंट कहलाएगा आपका। इसी तरीके से मल्टीपल टैग्स होते हैं और हमको HTML के अंदर सिंपली टैग्स ही सीखने होते हैं। अगर आपका टैग्स पे कमांड हो गई देन आप कह सकते हैं कि हाँ आपको HTML आ गई। ठीक है, बट आपको समझना है कि टैग्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो उसको हम करेंगे एंगल ब्रैकेट से। दैट्स इट, इसको फिनिश करते हैं हम लोग। बट अगर हम लोग टाइप ऑफ टैग्स की बात करें तो हमारे पास दो तरह के टैग्स होते हैं। पहला आपका होता है ओपनिंग टैग, सेकंड होता है हमारा क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब ओपनिंग टैग मीन्स कि ये देख रहे हो आप, ये आपका ओपनिंग टैग हो गया एंड ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया। ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग दिखने में तो सिमिलर होते हैं, बस क्लोजिंग टैग के पास ना एक एक्स्ट्रा फॉरवर्ड स्लैश होता है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम लोग क्लोजिंग टैग। तो जब भी आप टैग बनाएंगे,
जैसे मान के चलो मैंने एक पैराग्राफ टैग बनाया, तो ये मैंने स्लैश नहीं लगाया तो ये ओपनिंग टैग हो गया, एंड यहाँ लगा दिया मैंने स्लैश तो ये क्लोजिंग टैग हो गया। इसके बीच में जो भी आप कंटेंट दिखोगे ये कहलाएगा पैराग्राफ का कंटेंट आपका, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको याद रखना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स इन एचटीएमएल, फर्स्ट वन इज ओपनिंग टैग, सेकंड वन इज क्लोजिंग टैग। थोड़ा सा हम लोग और देखेंगे, नोट्स एक लिखा हुआ है बीच छोटा सा, इस नोट्स में हमारा स्क्रॉल करते हैं, ये लिखा देखो नोट में, आ क्लोजिंग टैग ऑलवेज मैचेस एन ओपनिंग टैग एक्सेप्ट दैट इट हैज एन एक्स्ट्रा फॉरवर्ड स्लैश आफ्टर द ओपनिंग एंगल ब्रैकेट। ठीक है, तो इसके पास सिंपली एक एक्स्ट्रा फॉरवर्ड स्लैश होता है, बाकी दोनों टैग्स हमारे सेम ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें याद करने में आपको ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं होगी। अगर आपको एक टैग आ गया देन क्लोजिंग टैग आपको इजीली पता लग जाएगा कैसे क्लोज करते हैं उसको। थोड़ा फिर हम लोग और आगे चलते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ टैग्स की, तो टैग्स को भी जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला आपका हो गया कंटेनर टैग एंड दूसरा आपका हो गया एम्प्टी टैग। ठीक है, तो कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग में क्या डिफरेंस है देखो, विच हैज ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, मतलब ऐसे टैग्स जिसे हम लोग ओपन के साथ क्लोज करते हैं वो कहलाते हैं हमारे कंटेनर टैग। ठीक है, एंड जिन्हें हम लोग सिर्फ ओपन करते हैं क्लोज नहीं करते हैं वो कहलाते हैं हमारे एम्प्टी टैग। इसको अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखेंगे ना तो आप और अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। तो हम क्या करेंगे देखो, जब भी हम लोग HTML पढ़ते हैं या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, तो हमारे पास बस बेसिक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए जहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग अपने कोडिंग को लिख सकें। तो हम लोग ना कोड लिखने के लिए यूज करेंगे VS कोड। VS कोड एक टेक्स्ट एडिटर है, उसका हम लोग यूज करेंगे कोड लिखने के लिए। ठीक है, और हमारे पास ब्राउजर तो ऑलरेडी है क्रोम वगैरह, जहां पे हम लोग अपने आउटपुट को देखेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, पहले हम लोग ना VS कोड को डाउनलोड कर लेते हैं एंड देन उसमें अपना बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, ताकि क्योंकि अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे वो प्रैक्टिकली होंगे ज्यादातर, तो प्रैक्टिकली करने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए ना टेक्स्ट वैक्ट लिखने के लिए। तो हम लोग सिंपली एक नया टैब ओपन करते हैं एंड यहाँ पे हम टाइप करेंगे VS कोड एंड देन आपको एंटर कर देना है। तो ये आपको फर्स्ट फर्स्ट लिंक देखने को मिलेगी ना, विजुअल स्टूडियो कोड, इसी को आपको सिंपली क्या कर लेना है, ओपन कर लेनी है क्लिक करके। देन यहाँ देखो लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर विंडोज, इस पर क्लिक करना है आपको एंड ये दिखाएगा थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग VS कोड, और यहाँ से आपका VS कोड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। हो गया डाउनलोड, ये 100 MB का सॉफ्टवेयर है, इसको आपको ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद सिंपली ये आइकन दिखेगा आपको। बस आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है या डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। तो मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ राइट क्लिक करके, ओपन। देन यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट करना है एंड देन नेक्स्ट कर देना है आपको। ठीक, अब देखो जिसकी मशीन में ऑलरेडी VS कोड टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड है ना, वो थोड़ा सा स्किप कर दे वीडियो को, ठीक है, क्योंकि फालतू में ही टाइम वेस्ट ना करे। और आपके पास तो ऑप्शन भी है, जैसे अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो को फास्ट करके देख लो, अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख लो आप। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, ये मेरे पास ऑलरेडी था VS कोड, बट मैं फिर भी आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा अगर एक भी स्टूडेंट है जिसको नहीं आता है तो वो इजीली इसको डाउनलोड कर लेगा वो। डन हो गया। इसके बाद मैं लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, सीधे इसको फिनिश कर रहा हूँ। ठीक है, देन हम इसको क्लोज करते हैं यहाँ से, इसको भी मिनिमाइज कर, इसको भी हम लोग कट ही करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने के बाद इसको भी मिनिमाइज करते हैं एंड देन हम लोग आते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। एंड यहाँ पे ना आप एक फोल्डर बना लीजिए, फोल्डर, एंड फोल्डर का नाम मैं रख रहा हूँ यहाँ पे कंप्लीट HTML, कंप्लीट HTML। देन क्या करना है, आपको इसको ओपन कर लेना है डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके, जैसे भी आपको ठीक लगे इसे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो पाथ है इस पाथ को आपको सेलेक्ट करना है एंड देन टाइप करना है CMD। ठीक है, CMD स्टैंड फॉर कमांड प्रॉम्प्ट। अब कमांड प्रॉम्प्ट में क्या करेंगे हम लोग, टाइप करेंगे कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट से क्या होगा कि आपका जो करंट फोल्डर है जिसका नाम है कंप्लीट डैश सॉरी कंप्लीट HTML, ये फोल्डर आपका VS कोड में ओपन हो जाएगा। बस सिंपली कोड स्पेस डॉट लिख के आपको एंटर कर देना है। ठीक है, जैसे एंटर करोगे ना आप तो VS कोड आपका ओपन हो जाएगा, यहाँ से ओपन हो गया। एंड VS कोड यूज कैसे करेंगे देखो, जो आपका ये वाला पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड वाला, यहाँ पे हम लोग अपनी फाइल्स और फोल्डर बनाएंगे। एंड जो राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आइकन आ रहा है न्यू फोल्डर का, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। एंड देन मैं यहाँ टाइप करता हूँ चैप्टर नंबर 1।
ठीक है, क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 हमने बनाया फोल्डर, एंड इसी फोल्डर के अंदर हम लोग एक फाइल बनाएंगे। तो आपको सिंपली इस फोल्डर को सिलेक्ट करना है, एंड इसके बाद फाइल पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ लिखना है आपको index.html। ठीक है, क्योंकि जब तक आप .html नहीं लगाओगे आपकी फाइल HTML फाइल नहीं कहलाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे .html, इसके बाद एंटर करते हैं तो ये हमारी HTML फाइल बन जाएगी। अब सिंपली आपको ना बेसिक कोड लिखना है, जैसे मैंने बनाया था ना कि टैग्स में बात करते हैं हम लोग जब भी HTML में काम करते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने H1 ओपनिंग टैग लगाया, H1 लिखा, क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद इन टैग्स के बीच में जो भी आप कुछ लिखेंगे, जैसे लिखा मैंने हेलो HTML। ठीक है, सेव करते हैं इसको, Ctrl+S से। एंड सेव करने के बाद अब इस पेज को रन कैसे करोगे, देखो रन करने के लिए देखो आपको ना यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन मिलेगा। अगर जिस भी स्टूडेंट को यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन नहीं मिलता है, वो सिंपली यहाँ पे जाएगा एक्सटेंशन वाले पार्ट पे, इस पे क्लिक करेगा। देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाना है सर्च बार पे, एंड यहाँ सर्च करना है लाइव सर्वर। ठीक है, लाइव सर्वर लिख के आपको एंटर करोगे जब, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लाइव सर्वर मिलेगा, इस पे क्लिक करना है, एंड इसे कर लेना है आपको इंस्टॉल। तो यहाँ पे देखो मेरे में ऑप्शन आ रहा है अनइंस्टॉल का, आपके में इंस्टॉल का आएगा, उसे इंस्टॉल कर लेना। एंड देन जैसे ही करोगे ना आप इंस्टॉल, उसके बाद आपको यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन मिल जाएगा। बस फिर क्या करना है आपको, जैसे ही आपको गो लाइव का ऑप्शन मिलेगा इस पे क्लिक करके अपनी फाइल रन कर लेना, एंड गो लाइव सर्वर जो होता है आपके HTML पेज को ब्राउजर को ओपन कर देगा। तो ये जो पेज था हमारा index.html, ये ओपन हो गया कहाँ पे, देखो ब्राउजर पे। ठीक है, बट यहाँ पे देखो आपको टैग देखने को तो नहीं मिल रहा है। हमने यहाँ पे H1 लिखा था एंगल ब्रैकेट के अंदर, वो एलिमेंट हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो वेब पेज में एलिमेंट ना दिख के, एलिमेंट के बीच में जो भी हम लोग कंटेंट देखते हैं वो कंटेंट विजुअल होता है हमें बस वेब पेज पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बीच में जो लिखा हम लोगों ने, जैसे यहाँ पे H1 एलिमेंट लिखा ओपनिंग टैग, और ये क्लोजिंग टैग हो गया। तो ये जो एलिमेंट है हमारा ये वाला, ये कहलाएगा आपका ओपनिंग टैग, ये ओपनिंग हो गया। ये जो है आपका ये क्लोजिंग हो गया आपका। ठीक है, एंड इसके बीच में जो कंटेंट लिखा है ये वाला हेलो, ये कहलाएगा कंटेंट ऑफ द टैग, कंटेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से आप डिफाइन करोगे इन चीजों को। एंड ये किस टाइप का आपका टैग है, इसे बोलोगे आप H1 टैग, जिसे हम लोग हेडिंग टैग बोलते हैं, इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। हेडिंग टैग, बस आपको टैग पे ध्यान देना है कि ओपनिंग टैग किसे बोलते हैं, क्लोजिंग टैग किसे बोलते हैं, कंटेंट किसे बोलते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, एंड अगेन हम लोग कहाँ चलते हैं, अपने डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। ठीक है, अपने नोट्स ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों ने देख लिया। एंड फिर मैंने बताया कि कंटेनर टैग बताया था मैंने आपको कि जो ओपन के साथ क्लोज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे चलो VS कोड पे, अब देखो मैंने यहाँ पे H1 को ओपन किया, एंड H1 को मैंने यहाँ पे क्लोज किया। तो ये जो एलिमेंट है हमारा, ये जो टैग है हमारा, ये क्या लगेगा, कंटेनर टैग। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने ओपन के साथ क्लोज किया है। अब कुछ टैग ऐसे भी है जिन्हें क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे मान के चलो HR टैग लगाया मैंने, HR लिखा, एंड HR लिखने के बाद इसको सेव किया। सेव करने के बाद अगर आप ब्राउजर पे जाओगे तो यहाँ पे ना आपको देखो एक लाइन मिलेगी, इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ देखो लाइन मिलेगी। तो इसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी, जबकि इस वाले टैग को मैंने क्लोज नहीं किया। तो ऐसे टैग जिन्हें हम लोग क्लोज नहीं करते हैं उन्हें बोलते हैं एम्प्टी टैग, ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एम्प्टी टैग किसे कहते हैं और कंटेनर टैग किसे कहते हैं। क्लियर हो गया, थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग स्क्रॉल करते हैं, बाकी के टैग हम लोग सारे देखेंगे, बस पहले आप कंसेप्ट को समझ लीजिए कि कंटेनर टैग क्या होता है और एम्प्टी टैग क्या होता है। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, एंड अब समझते हैं एलिमेंट। एलिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एंड टैग। जैसे आपको स्टार्टिंग दिखाया था मैंने कि जैसे ये मेरा H1 एलिमेंट है, ये H1 टैग है, इस H1 टैग में ये वाला जो पार्ट है ये आपका ओपनिंग टैग हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये कंटेंट हो गया H1 का, मतलब कंटेंट हो गया H1 का, एंड ये जो पार्ट है आपका ये हो गया क्लोजिंग टैग। अब इस कंप्लीट तीनों का मिक्सचर जो है, मतलब तीनों का एलिमेंट जैसे कंटेंट को मिला के कंटेंट, अगर आपको इन्हें एक नाम से बुलाना है तो आप बोलोगे इसको H1 एलिमेंट, इसे बोलोगे H1 एलिमेंट। तो एक एलिमेंट के अंदर आपका ओपनिंग टैग आ जाता है, आपका कंटेंट आ जाता है और आपका क्लोजिंग टैग आ जाता है। ठीक है,
तो अगर आपको सिंपली एक नाम से बुलाना है तो आप बोलोगे H1 एलिमेंट, और एक H1 एलिमेंट के अंदर आप बोलेंगे कि ओपनिंग टैग भी इसी में है, क्लोजिंग टैग भी इसी में है, और कंटेंट भी इसी में है। ठीक है। अगर आप सिंपली टैग की बात कर रहे हो तो टैग आपका H1 ओपनिंग टैग है एंड ये क्लोजिंग टैग है। कंटेंट आपका ये हो गया आपका। समझ में आ गया? ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग इज कॉल्ड एन एलिमेंट। ठीक है। तो एलिमेंट जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग का। इसके बाद मैं इसको क्लोज करता हूं और हम अब बात करेंगे एट्रीब्यूट की। ठीक है। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? देखो, एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट। मतलब कि जो भी हम लोगों ने एलिमेंट बनाया अपने वेब पेज के लिए, और उस एलिमेंट में अगर हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है तो वो हम लोग कर पाएंगे किसकी हेल्प से? वो कर पाएंगे हम लोग एट्रीब्यूट की हेल्प से। विदाउट एट्रीब्यूट हम लोग किसी भी एलिमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। सो दे अपेयर ऑन द ओपनिंग टैग ऑफ द एलिमेंट। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग में ही यूज होते हैं। ठीक है। जब भी आपको कोई एट्रीब्यूट यूज करना होगा तो आप हमेशा ओपनिंग टैग में यूज करोगे, क्लोजिंग टैग में यूज नहीं करोगे। ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एट्रीब्यूट हमेशा यूज करो कहाँ पे? ओपनिंग टैग में, क्लोजिंग टैग में नहीं करना है। बट यूज कैसे करेंगे वो भी देखना है कि एट्रीब्यूट्स आर मेड अप ऑफ टू पार्ट, नेम एंड वैल्यू सेपरेटेड बाय एन इक्वल साइन। ठीक है। इसको थोड़ा सा देखते हैं, अगर एग्जांपल इसमें होगा तो, वरना मैं वहां पे लिख के दिखाऊंगा। ठीक है। अब जैसे मानकर चलो कि यहाँ पे हम लोगों ने एक एलिमेंट बनाया ए के नाम से, जिसे हम लोग एंकर टैग भी कहते हैं। ठीक है। अब एंकर टैग में, या देखो ओपनिंग टैग में हमने क्या लिखा रखा है यहाँ पे? ये HREF। तो HREF जो है ये एक नेम है, मतलब एक एट्रीब्यूट है हमारा। ये क्या है? एक एट्रीब्यूट है आपका। एट्रीब्यूट हो गया। एंड एट्रीब्यूट में जो HREF से पार्ट है ये वाला, ये पार्ट, ये तो नेम हो गया आपका। और इक्वल साइन के बाद जो डबल कोट के अंदर लिख रखा आपने, डबल के अंदर, ये हो गया आपकी वैल्यू। ये आपकी वैल्यू हो गई। ठीक है। तो एट्रीब्यूट जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ नेम एंड वैल्यू होता है। एंड नेम एंड वैल्यू को हम लोग सेपरेट करते हैं किससे? इक्वल साइन से। यहाँ देख लो आप, इक्वल का साइन लगा हुआ है ना, इस इक्वल साइन से हम लोग नेम और वैल्यू को सेपरेट करते हैं। अब इसकी फंक्शनलिटी को समझ ले थोड़ा सा ना, प्रैक्टिकली कर देते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में एट्रीब्यूट कैसे काम करते हैं। इसको हम लोग हटाते हैं, देन आते हैं अपने VS कोड में। सबसे पहले यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ। रिमूव करने के बाद सिंपली देखो, आपको टाइप करना है शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन सिंबल। ये सिंबल लिख रहा है आपको, और ये सिंबल आएगा आपका एस्केप के नीचे, मतलब F1 के नीचे देखने को मिलेगा आपको ऊपर। जैसे आप एंटर करेंगे ना, यहाँ पे आपको बेसिक कोड देखने को मिल जाएगा HTML का। ठीक है। अब इस बेसिक कोड को समझ के फिर मैं आपको एट्रीब्यूट का कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये जो डॉक टाइप है, देखो स्टार्टिंग में क्या है? डॉक टाइप। डॉक टाइप जो होता है ये डॉक्यूमेंट का टाइप बताता है, डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है। कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, कौन सा वर्जन है हमारे HTML का, ताकि ब्राउजर को इस डॉक्यूमेंट को रीड करने में आसानी हो। ठीक है। तो इसलिए हम यूज करते हैं फर्स्ट लाइन में डॉक टाइप। क्लियर। इसके बाद देखो ये लगाया हम लोगों ने एक HTML टैग, तो यहां से HTML टैग ओपन है आपका, एंड ये देखो यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो ये ओपनिंग टैग हो गया HTML का, एंड ये क्लोजिंग टैग हो गया। ओपनिंग टैग में हम लोगों ने एक एट्रीब्यूट यूज किया है लैंग। तो हम लोग किस लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं? इंग्लिश लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, तो ये एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है। एट्रीब्यूट में नेम आपका, मतलब लैंग जो है वो नेम है, और इक्वल के साथ जो डबल कोट पे लिखा है ये वैल्यू होगी उसकी। इसके बाद देखो एक टैग यूज किया हम लोगों ने, हेड टैग। हेड आपका यहाँ से ओपन हो रहा है, एंड हेड हमारे यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है। इसके अंदर ये मेटा टैग हो गया। तो मेटा को सिर्फ ओपन किया हम लोगों ने, क्लोज नहीं किया। ये बताता है कि कैरेक्टर सेट क्या रहेगा, UTF-8। ये हम लोग आगे चल के समझ लेंगे, अभी आपको इसमें सर दर्द करने की जरूरत नहीं है। फिर एक मेटा टैब में आपका व्यू पोर्ट हो गया। व्यू पोर्ट जो हम लोग ये जो लाइन लिखते हैं, लाइन नंबर 5 में जो लिखा है नेम व्यू पोर्ट हो गया, कंटेंट ब्रीथ, डिवाइस ब्रीथ, इनिशियल स्किल्स 1.0। तो ये जो हम लोग यूज करते हैं, ये करते हैं वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। रिस्पॉन्सिव। अगर इस लाइन को हम लोग नहीं लिखेंगे अपने HTML पेज के अंदर, तो उस पेज को रिस्पॉन्सिव नहीं बना सकते। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि जैसे अभी हमारा जो पेज है वो हम लोग अपने लैपटॉप में देख रहे हैं। ठीक है। मतलब ये जो स्क्रीन में है, ये हम लोग लैपटॉप स्क्रीन में देख रहे हैं। बट अगर मैं इसको अपने फोन में चलाना चाहूँ, तो फोन में मुझे अपने वेब पेज को कैसा रिप्रेजेंट करना है,
ठीक है, मतलब कैसा दिखाना है यूजर को, वो हम लोग तभी कर पाएंगे जब हमारे HTML पेज में ये लाइन लिखी होगी। ठीक है, इस लाइन के बिना हम लोग अपने वेब पेज को रिस्पॉन्सिव नहीं बना सकते। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि अलग अलग डिवाइस में हमें अपनी साइट किस तरीके से शो करनी है। ठीक है, इसीलिए हमें इस लाइन की जरूरत पड़ती है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है टाइटल, देखो ये टाइटल यहाँ पे ओपन किया हम लोगों ने, एंड टाइटल यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसके बीच में जो हम लोगों ने लिखा है डॉक्यूमेंट, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ब्राउजर पे जाते हैं। ठीक है, एंड इसको रिफ्रेश करेंगे हम लोग अगर, तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आ रहा है डॉक्यूमेंट, ये देखो, ये टॉप में देखोगे यहाँ पे, ये जो डॉक्यूमेंट आ रहा है ना, ये टाइटल के अंदर जो लिखा है हम लोगों ने, ये आ रहा है टाइटल। ये टाइटल है आपके डॉक्यूमेंट का। ठीक है, या वेब पेज का बोलो आप। तो अगर मुझे ये चेंज करना है, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा आपको, आपको टाइटल एलिमेंट के अंदर जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है वो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। जैसे लिखा मैंने यहाँ पे होम पेज, होम पेज सेव किया उसको हम लोगों ने। सेव करने के बाद अगर ब्राउजर पे जाओगे आप, देन यहाँ पे देखो आप होम पेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अपना टाइटल चेंज करते हैं। इसके बाद बॉडी आ गई हमारी। बॉडी को हम लोगों ने यहाँ से ओपन किया एंड यहाँ पे क्लोज किया। अब बॉडी के बीच में आप जो भी एलिमेंट बनाओगे, जो भी टैग बनाओगे, उसका जो आउटपुट है वो आपको देखने को मिलेगा इस वाले पार्ट। ये आपकी बॉडी है, मतलब यहाँ से इस लाइन से लेके इस बॉटम तक, ये सारे के सारी बॉडी का पार्ट है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक एलिमेंट बनाते हैं। जैसे मेरे को आपको एट्रीब्यूट समझाना था। ठीक है, तो एट्रीब्यूट से कैसे करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पे लिखा मैंने ए लिख के एंटर कर दिया। ठीक है, तो ये है आपका एंकर टैग, इसे बोलते हैं हम लोग एंकर टैग। यहाँ पे ना कंट्रोल दबा के अगर फॉरवर्ड स्लैश दबाओगे ना, तो ये कमेंट हो जाएगा। कमेंट का मतलब ये होता है कि इसके बीच में जो भी आप कोड लिखोगे वो कोड आपको ब्राउजर पे देखने को नहीं मिलेगा। बट जैसे आप पढ़ रहे हो अभी, या मैं पढ़ा रहा हूं करके, तो आप ना इस लाइन को देख के समझ जाओगे कि इस एलिमेंट का मेन काम क्या है। ठीक है, तो जैसे मैं इसका नाम लिख रहा हूँ एंकर टैग, एंकर टैग। ठीक है, इसका यूज करते हैं, यूज फॉर मेकिंग लिंक। ठीक है, लिंक बनाने के लिए। अब लिंक्स क्या होती हैं, लिंक जो होती हैं, जैसे आप वेब पेज पे चलते हो, किसी भी वेब पेज पे चले जाओ। ठीक है, अब देखो ये लिंक आ रही है, इस पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, नई पेज ओपन हो जाएगा। ये भी लिंक आ रही है आपकी, तो ये भी लिंक है आपकी, ये भी लिंक है, ये भी लिंक है। या आप सिंपली आप जाओगे, मैं गूगल पे जा रहा हूँ, देख रहा हूँ यहाँ पे जो भी लाइंस आ रही है ना, यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, टेक्स्ट आ रहे हैं, ये क्या है, सब हमारे लिंक है। ठीक है, तो लिंक क्या करता है कि रीडायरेक्ट करता है यूजर को एक सिंगल पोजीशन टू अनदर पोजीशन पे, या सिंगल पेज टू अनदर पेज, या वन पेज टू अनदर पेज, ऐसे बोल दो अब, ये ठीक रहेगा। ठीक है, कि अगर यूजर को एक पेज से दूसरे पेज पे हमको भेजना है, देन हम किसकी हेल्प से कर पाएंगे, ये कर पाएंगे हम लोग एंकर टैग की हेल्प से। ये काम कैसे करता है देखो, जैसे यहाँ लिखा मैंने गूगल। ठीक है, गूगल लिखने के बाद सेव करते हैं। ब्राउजर पे जाओगे आप, यहाँ पे आते हैं हम लोग पेज पे अपने, यहाँ देखो गूगल दिख रहा है आपको। बट इस गूगल पे क्लिक करोगे तो गूगल ओपन नहीं होगा आपका। अब हम चाहते हैं कि गूगल ओपन हो जाए इस पे क्लिक करें तो उसके लिए आपको एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सिंपली href के अंदर, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिखना है आपको, गूगल का पाथ देना है। जैसे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे https://www.google.com। इसको सेव किया हम लोगों ने। सेव करने के बाद ब्राउजर पे जाएंगे जब आप, ठीक है, इसको रिफ्रेश करेंगे, देन इसको क्लिक करेंगे आप, क्या होगा, इससे आपका गूगल ओपन हो जाएगा। तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करी है आपने, किसकी हेल्प से करी है, ये करी है एट्रीब्यूट की हेल्प से। ठीक है, समझ में आ गया आपको एंकर टैग कैसे काम करता है ना। अभी हम लोग चलते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन पे आगे, इन चीजों को आगे सीखने की कोशिश करते हैं ना। सो अब हम लोग अपने टैग्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारा पहला टैग है HTML टैग। HTML टैग क्या काम करते हो, HTML टैग्स tells the browser is this is start of an HTML document and HTML closing this is end of the HTML document। ठीक है, तो जो हम लोगों ने यहाँ पे HTML टैग ओपन किया था एंड यहाँ पे हम लोगों ने HTML टैग क्लोज किया था, इसका मतलब ये होता है कि ये ब्राउजर को बताता है कि हमारा HTML एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ है एंड हमारा HTML डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्लोज हो गया। ये कौन बताता है, ये बताता है HTML एलिमेंट। ठीक है, इसीलिए जो भी हम लोग कोड लिखेंगे इस HTML के अंदर लिखते हैं कोड सारा का सारा। ठीक है, डन। इसके बाद थोड़ा हम लोग और आगे चलते हैं। देन सेकंड है हमारा हेड टैग। हेड टैग क्या काम करता है देखो सिंपली,
तो नीचे करते हैं, यहाँ लिखा देखो, द HTML हेड टैग कंटेन्स मेटाडेटा एंड लिंक्स फॉर डॉक्यूमेंट सच एज टाइटल, स्टाइल शीट्स एंड स्क्रिप्ट। मेटाडेटा का मतलब होता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप अपने वेब पेज पे नहीं दिखाना चाहते, मतलब जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती हैं उनको हम लोग उसको हम लोग लिखते हैं अपने हैश टैग के अंदर। ठीक है, डन हो गया। जैसे हम लोगों ने टाइटल लिखा था मेटा कैट सेट UTF-8, अपने अगर CSS जब पढ़ेंगे हम लोग तो CSS को जो लिंक करते हैं ना हम लोग अपने HTML पेज के साथ, तब भी हम कहाँ करते हैं, हैश टैग के अंदर ही करते हैं उस चीज। सो ये सारी चीजें ये कहलाती है हमारी मेटाडेटा, वह कहाँ लिखेंगे हम लोग, अपने हेड टैग के अंदर लिखेंगे। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे चलें, हेड टैग के बाद देन आता है टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या करता है, देखो, द HTML टाइटल टैग डिफाइन द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट शो इन द ब्राउजर टैब एंड सर्च इंजन रिजल्ट। टाइटल जैसे एजुकेशन फॉर नेशन मैंने यहाँ पे दे रखा है टाइटल में अंदर, तो जो भी आप टाइटल टैग के अंदर लिखोगे वो कहाँ दिखाई देगा आपको, वो वेब पेज पे दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे दिखाया था ना, होम, होम पेज जो है ये टाइटल है आपका ना। इसके बाद अगर हम देखें बॉडी टैग, बॉडी टैग क्या होता है, देखो, द HTML बॉडी टैग कंटेन ऑल द विजिबल कंटेंट ऑफ अ वेब पेज सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक एंड फॉर्म्स। तो जो भी आप टैग्स लिखते हैं, मतलब जो भी कंटेंट आपको अपने वेब पेज पे दिखाना है, जो भी कंटेंट आपको अपने वेब पेज पे दिखाना है, उन सभी के सभी एलिमेंट्स को आप लिखोगे बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा एलिमेंट आपको कहाँ पे लिखना है। ठीक है, मतलब एलिमेंट तो पता है आपको, बट यही नहीं पता कि उस एलिमेंट को एक्चुअली में उसकी सही पोजीशन क्या है, मतलब कहाँ पे उसको लिखना है, ताकि आपको एक फॉर्मेट तरीके से आउटपुट देखने को मिले। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि जब भी आपको अपने यहाँ पे आउटपुट दिखाना है ना, तो वो सारा का सारा जो एलिमेंट है, मतलब जो सारे के सारे एलिमेंट है वो आप लिखोगे अपने बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, और अगर ये आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाना है तो वो लिखोगे टाइटल के अंदर। ठीक है, टाइटल में लिखोगे तभी आपको यहाँ पे आउटपुट देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर थोड़ा सा हम लोग और आगे चलें, सो अगर हम लोग वर्जन की बात करें, देखो HTML वर्जन, तो HTML का जो पहला वर्जन है वो आया था 1991 में। उसके बाद HTML ने अपने कुछ एलिमेंट ऐड किए, कुछ फीचर्स ऐड किए। ठीक है, कुछ अपडेट्स लाया था HTML, वो आए थे अपडेट 1995 में। उसके बाद HTML ने अप डे बाय डे अपडेट करता चला गया। देन लास्ट अपडेट जो आया था HTML का वो आया था 2014 में। एंड इसके बाद भी अगर अपडेट आए होंगे तो आप सिंपली ब्राउजर पे जाना है एंड सर्च कर लेना है कि HTML का लास्ट अपडेट कब आया था। हो गया। सो HTML ने लास्ट अपडेट कब लाया था, HTML5 2014 में। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे चले, तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे वो है न्यू लाइन और ब्रेक एलिमेंट। ठीक है, ब्रेक एलिमेंट मतलब कि जैसे पहले इसको पढ़ लेते हैं कि HTML BR टैग इंसर्ट अ लाइन ब्रेक मूविंग द फॉलोइंग कंटेंट टू अ न्यू लाइन। ठीक है, जैसे हमने एक पैराग्राफ लिखा, उस पैराग्राफ के अंदर हम लोगों ने कुछ पैराग्राफ लिखा, एंड अगर मैं उस पैराग्राफ को ब्रेक करना चाहता हूँ, देन उस केस में यूज करेंगे हम लोग ब्रेक एलिमेंट का। कैसे करेंगे, देखो सिंपली, कि पहले हम लोग ने एक पैराग्राफ लिखते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, अभी कमेंट कर दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे जैसे मैंने पैराग्राफ लिखा, पी लिख के आपको एंटर करना है, तो ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा एंड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। देन इसके बीच में मैं लिख रहा हूँ लोरम, LOREM, एंड लोरम लिख के आपको सिंपली एंटर मारना है। तो एंटर मारोगे तो आपको पैराग्राफ मिल जाएगा। देन Alt+Z दबाओगे ना, तो ये सारा का सारा आपका सेम पेज पे शो हो जाएगा, आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा पेज को। ठीक है, तो यहाँ पे हमको डेटा मिल गया सारा का सारा। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अगर हम लोग ब्राउजर पे चलते हैं, यहाँ पे आउटपुट देखें अगर हम लोग, तो यहाँ पे देखो आपको ये मिल रहा है लोरम। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि इलाइट के बाद का जो डेटा है, मतलब यहाँ से जो डेटा है वो नेक्स्ट लाइन में हमको शो, तो नेक्स्ट लाइन में शो होने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ब्रेक एलिमेंट लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे, देखो, हमें कहाँ से ब्रेक करना था, हमें ब्रेक करना था यहाँ से इलाइट के बाद से। तो सिंपली आपको यहाँ ओपन करना है, यहाँ लिखना है BR एंड क्लोज कर देना है इसको। सेव करोगे जब आप, तो आप देखोगे इलाइट जो होगा वो आप नेक्स्ट लाइन में आएगा। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि ये लिखा है ना ब्लैंड डिटीज, तो यहाँ से ब्रेक हो जाए आपका ये, तो इसको लिए भी हम लोग यहाँ से ब्रेक लगा देंगे। यहाँ से ब्रेक करना है ना हमको, अब यहाँ लगाएंगे BR, बंद कर देंगे, सेव करेंगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी आपका जो आउटपुट है और उस आउटपुट को ब्रेक करना चाहते हो आप, तो उस केस में आप यूज करोगे BR एलिमेंट का। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया।
क्लियर है ये चीज। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक न्यू एलिमेंट को सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने सीखा हेडिंग टैग। हेडिंग टैग क्या होता है देखो। हेडिंग डिफाइन द फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ डॉक्यूमेंट। देयर आर 6 हेडिंग टैग्स इन HTML, H1 से लेके H6 तक। ये हमारे हेडिंग टैग्स होता है। सो एनी टेक्स्ट इनसाइड दिस टैग्स इज डिस्प्लेड डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द हेडिंग नंबर। मतलब कि जब आप इस हेडिंग टैग के बीच में कंटेंट लिखोगे, उसका जो आउटपुट होगा वो इस नंबर के बेस पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग अगर यहाँ पर आते हैं एंड मैं जैसे यूज कर रहा था H1। H1 में लिखा मैंने यहाँ पे हेडिंग 1, हेडिंग 1 सेव करेंगे। इसी तरीके से मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेडिंग 2, हेडिंग 2 हो गई। देन हेडिंग 3, हेडिंग 3। इसके बाद हेडिंग 4। देन नेक्स्ट H5, हेडिंग 5। एंड लास्ट है हमारा हेडिंग 6, H6, हेडिंग 6। सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद अगर आप ब्राउजर पे देखेंगे इसका आउटपुट, तो आपको आउटपुट देखने को मिलेगा यहाँ पे इस फॉर्मेट में। जैसे H1 का साइज लार्ज है, H2 का साइज उससे छोटा, देन उससे छोटा, एंड H6 का साइज सबसे छोटा है यहाँ पे। ठीक है। तो जो इसका आउटपुट है वो उसके नंबर पे डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे कौन सा नंबर लगाया। H1 लगाया है तो H1 का साइज सबसे लार्ज होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। H6 लगाया है, सबसे छोटा साइज, लीस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये एलिमेंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कहलाता है HTML में, और ये एलिमेंट कहलाता है आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे कम जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट होगा उसको आप हाईलाइट करके दिखाओगे, साइज बड़ा होना चाहिए, तो H1 में हम लोग उसको शो करा सकते हैं। ये समझ आ गया आपको। इसी में थोड़ा सा हम लोग और आगे चले, तो इसमें नोट में देखो लिख रखा है मैंने कि H1 इज लार्जेस्ट हेडिंग टैग एंड H6 इज स्मॉलेस्ट। तो हेडिंग गेट देयर ओन लाइन ऑन द वेब पेजेस बाय स्टार्टिंग फ्रॉम अ न्यू लाइन। ठीक है। तो HTML के अंदर जो भी आप लिखोगे, वो जितने भी टैग है, वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे आपने यहाँ देखा कि H1 यहाँ पर आ गया, हेडिंग 2 यहाँ पर आना चाहिए था, हेडिंग 3 यहाँ पर आना चाहिए, नहीं। एक एलिमेंट अगर आपने H1 लगाया है तो H1 एक कंप्लीट लाइन में आएगा। H2 लगाया जो आपने, वो आपका सेकंड लाइन में आएगा। H3 आपका थर्ड लाइन में आएगा, इस तरीके से। ठीक है। तो एक लाइन में एक ही एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा इसमें, हेडिंग टैग के अंदर। ठीक है। फिर थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग, पी टैग इज यूज टू क्रिएट न्यू पैराग्राफ ऑन वन पेज, वेब पेज। सो इसको करता है रिप्रेजेंट पी से। जैसे मैंने अभी अभी दिखाया था आपको यहाँ पे कि जब हम लोग पी टैग के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैराग्राफ टैग। और पैराग्राफ टैग का जो आउटपुट है वो सिंपली नॉर्मल टेक्स्ट की तरह होता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, हाईलाइट है, मतलब डार्क कलर आ रहा है। ठीक है। एंड ये देखो एकदम सिंपल सा नॉर्मल कलर है। तो जब भी आपको सिंपल कलर दिखा, मतलब सिंपल टेक्स्ट दिखाना है, ठीक है, हाईलाइट नहीं करना है, डार्क बोल्ड नहीं करना है, तो उस केस में आप यूज कर सकते हो पैराग्राफ। अगर हेडिंग बनानी है तो उसकी यूज करोगे आप हेडिंग एलिमेंट का। ठीक है। मैं दिखाऊंगा बाद में आपको। इसके बाद अगर नोट की बात करें तो यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट लिखे हैं, जैसे कि नंबर ऑफ लाइन इन अ पैराग्राफ डिपेंडिंग ऑन साइज ऑफ वेब ब्राउजर विंडो। मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा था एंड इसका मैं साइज इंक्रीज करता हूँ ज्यादा, इसको मैं यहाँ से रहने देता हूँ, एक और पैराग्राफ बनाता हूँ इसके नीचे। पैराग्राफ यहाँ लिखा मैंने लोरम, एंड लोरम लिखने के बाद मैंने कर दिया यहाँ पे 100 लिखूंगा ना, तो 100 पैराग्राफ का कंटेंट आएगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे इसका अगर आउटपुट देखेंगे हम लोग, अब ये कह रहा है कि जो लाइन ब्रेक हो रही है ना, वो नेक्स्ट लाइन में जो कंटेंट अपने आप आ रहा है वो ब्राउजर के साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है। मतलब विंडो का साइज जो भी रहेगा आपका, यहाँ पे देखोगे ना, डिपेंडिंग ऑन द वेब ब्राउजर विंडो। तो जो भी हमारी विंडो है, अगर मेरी विंडो का साइज लार्ज होता तो हो सकता है कि ये जो डेटा है आपको एक ही लाइन में देखने को मिलता। अगर हो सकता है मेरी स्क्रीन का साइज छोटा होता तो ये ब्रेक होकर ऑटोमेटिक नेक्स्ट लाइन में आ जाता। ठीक है। तो ये जो लाइन ब्रेकिंग का जो कंसेप्ट है, ये ब्राउजर की विंडो के साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है। ये अपने आप नहीं हो रहा है। अगर आपको अपने आप ब्रेक करना है देन आपको इसके लिए BR टैग लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया।
फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड इसमें लिखा है देखो, इफ वी रिसाइज द ब्राउजर विंडो द नंबर ऑफ लाइंस इन दिस पैराग्राफ विल चेंज। जैसे कि मैं ना विंडो का साइज को चेंज करने की कोशिश करता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके आपको करना है इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, इसको साइज कम करता हूँ। जब मैं साइज कम करूंगा तो ऑटोमेटिक जो उसकी यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ लाइन्स है वो बढ़ जाएंगी। अगर मैं साइज इसका इंक्रीज करता हूँ द नंबर ऑफ लाइन्स क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ लाइन्स है वो टोटली डिपेंड करती है साइज ऑफ द ब्राउजर विंडो। क्लियर। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट है हमारा सबस्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट टैग। अब देखो सबस्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट टैग आपने एमएस वर्ड में पढ़ा होगा। ठीक है, एमएस वर्ड में जैसे कि मान के चलो कि मेरे को ना वाटर का फॉर्मूला लिखना है, तो अब वाटर का फॉर्मूला कैसे लिखते हो केमिस्ट्री के अंदर, ऐसे लिखोगे H2O। अब टू जो आपका नीचे आया ना, ये जो टेक्स्ट है आपका, ये कहलाता है हमारा सबस्क्रिप्ट। ठीक है, अगर मुझे लिखना है 10⁵, अब 10⁵ लिखी, ये जो टेक्स्ट है ये कहलाता है सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। तो जब भी आपको पावर बनानी है किसी टेक्स्ट को तो आप यूज करोगे सुपर स्क्रिप्ट टैग का। अगर आपको बॉटम में लिखना है टेक्स्ट को देन आप यूज करोगे सब स्क्रिप्ट टैग का। ठीक है, कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और यहाँ देखो मैंने सिर्फ एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पे कि द एचटीएमएल सब टैग डिस्प्ले टेक्स्ट एज सबस्क्रिप्ट, पोजिशनिंग इट स्लाइटली बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट लाइन, ऑफ्टन फॉर द केमिकल फॉर्मूलाज और मैथमेटिक्स नोटेशन। ठीक है, तो जनरली हम लोग इन टैग्स का यूज करते हैं कि जैसे अगर आपको कोई केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना है वेब पेज पे तो आप इसका यूज कर लोगे, या फिर आपको मैथमेटिकल नोटेशंस को रिप्रेजेंट करना है तो उस केस में आप इसका यूज कर लोगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, सिंपली हम लोग आते हैं अपने VS कोड में एंड इसी के नीचे में लिख देता हूँ यहाँ पे कि जैसे लिखा देखो मैंने यहाँ पे H1, H1 का साइज लार्ज होगा तो आप क्लियरली देख पाओगे। तो मैंने लिखा है यहाँ पे H2O, H2O। अगर आप नॉर्मल लिखेंगे ना इसको तो आपको यहाँ पे H2O देखने को मिलेगा, बट टू मुझे क्या करना है नीचे लगाना है। तो आप टू को, ओनली टू को, सिर्फ टू को आपको कट करना है एंड लिखना है सब स्क्रिप्ट में SUB, ओपनिंग टैग SUB सब स्क्रिप्ट ओपनिंग क्लोज, एंड देन यहाँ पे टू लिख देना आपको इसके बीच में। ठीक है, सब ओपन किया ना मैंने, टू लिखा, देन सबको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके बीच में जो आप टू लिखोगे ना वो टू आपको यहाँ बॉटम में दिखाई देगा, देखो इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे सुपर स्क्रिप्ट यूज करना है, जैसे मुझे लिखना है यहाँ पे एच में लिख रहा हूँ कि 10⁵, तो 5 को पावर बनाना है, तो जिसको आपको पावर बनाना है उसको क्या किसके अंदर लिखना है, उसके लिखना है आपको सुपर के अंदर, सुपर के अंदर। ओपन किया एंड क्लोज में लिख दिया, देन यहाँ लिखा मैंने 5, तो 5 क्या होगी 10⁵ बन जाएगी, देखो आप 10⁵ हो गया क्लियर। इस तरीके से हम लोग सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट एलिमेंट का यूज करते हैं। फिर से हम लोग आगे चलते हैं न्यू टाइप की तरफ, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद नेक्स्ट है देखो हमारा एलिमेंट का नाम हॉरिजॉन्टल लाइन। द HTML HR टैग क्रिएट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफन यूज्ड टू सेपरेट कंटेंट सेक्शन। ठीक है, अगर आपको अपने कंटेंट को सेपरेट करना है, जैसे मान के चलो कि ये मेरे पास कंटेंट था, मुझे इस वाले पैराग्राफ को अलग करना है सेपरेट, हेडिंग को अलग करनी है सेपरेट, इस पैराग्राफ को अलग करना है सेपरेट। ठीक है, एंड इसको अलग करना है सेपरेट, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए सिंपली आपको जाना है एंड इस पैराग्राफ के बाद अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए देन किसका यूज करोगे आप, HR का यूज कर लो, HR फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। ब्राउजर पे जाओगे देखो ये लाइन आ गई आपकी। अगर मुझे इसके बाद चाहिए देन सिंपली मैं हेडिंग के बाद लगा दूंगा HR टैग, यहाँ पे, यहाँ पे HR टैग ओपन किया क्लोज किया, सिंपली सेव करेंगे देन आगे देखोगे HR टैग आ गया। अब मुझे इस पैराग्राफ के बाद चाहिए, तो जहां भी आपको लाइन प्रिंट करानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन प्रिंट करानी है, आप सिंपली वहां पे HR टैग यूज कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है। हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको कि HR टैग कैसे यूज करते हैं हम लोग। डन।
ठीक है, तो हमने क्या करा कि हर एक सेक्शन को सेपरेट कर लिया बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसे आप कर सकते हो। देन हम लोग अब न्यू टॉपिक पे अगर चले, तो नेक्स्ट है हमारा बोल्ड। बोल्ड टैग कहता है द एचटीएमएल बी टैग मेक्स टेक्स्ट बोल्ड, मतलब किसी को अगर मतलब किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है ना आपको, तो उस केस में इसका यूज कर सकते हो। अब जैसे मान के चलो कि मैं ना पहले एक पैराग्राफ में आता हूँ, और मैं अगर हम लोग अपना आउटपुट देखते हैं पहले, ये हमारा आउटपुट है। मैं लोरम वर्ड को ना हाईलाइट करना चाहता हूँ, मतलब डार्क करना चाहता हूँ। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो सिंपली इस लोरम वर्ड को हम लोग लिख देंगे बी टैग के अंदर, बी फॉर बोल्ड। ठीक है, बोल्ड हो जाएगा आपका ये। जाएंगे ब्राउजर पे, देखो ये बोल्ड हो गया। जिस भी टैग को आपको बोल्ड बनाना है ना, उसको सिंपली बी के अंदर लिख दो आप। जैसे मान के चलो मुझे इसको करना है बोल्ड, बी टैग को ओपन किया, क्लोज करा, इसके बीच में लिख दिया मैंने ये। ठीक है, देन सिंपली ब्राउजर पे जाओगे आप। अब देखो ये वर्ड क्या हो गया आपका, बोल्ड हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग किसी भी वर्ड को क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। तो ये कहलाता है हमारा बोल्ड एलिमेंट, ये बोल्ड है। सिमिलरली इसी की तरह होता है एक इटैलिक होता है। ठीक है, इटैलिक को कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, देखो सिंपली आई टैग के अंदर जिसको लिख दोगे वो आपका इटैलिक बन जाएगा। जैसे मान के चलो कि मैं इस कंप्लीट यहां से लेके इस यहां तक के टेक्स्ट को मुझे इटैलिक करना है, तो मैं सिंपली आई टैग के अंदर इसको लिख दूंगा। ठीक है, आई से ओपन टैग हो गया, फिर कंटेंट लिख दिया, फिर आई टैग को मैंने क्लोज कर दिया। अगर ऐसे देखोगे आप ना आउटपुट को, तो उसे क्या कर देगा, वो इटैलिक कर देगा। देखो ये देखो, ये देखो इसको इटैलिक कर दिया। तो जब भी आपको इटैलिक करना हो किसी टेक्स्ट को, तो आप आई टैग का यूज कर सकते हैं। कितना आसान है देखो, है ना। HTML बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, बस आपको कोई लॉजिक नहीं लगाना है इसके अंदर, आपको सिर्फ ये टैग देखने कि कौन सा टैग किस तरीके से काम करता है। अगर आपने इसमें पकड़ बना ली, देन HTML तो आप एक दिन में सीख जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, इजीली क्या हो जाएगा आपका, फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एड्रेस टैग। एड्रेस टैग क्या कहता है कि एड्रेस टैग इज यूज टू कंटेन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द ऑथर और ऑनर ऑफ द डॉक्यूमेंट और आर्टिकल्स और अ वेबसाइट। ठीक है, तो जब भी आपको यह करना होता है कि किसी का कंटेंट या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शो करानी होती है, तो उसके लिए किसका यूज करोगे आप, एड्रेस टैग का यूज करोगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे एड्रेस, जैसे रिटन बाय दीपक कुमार, विजिट अस एट, तो यहाँ पे मैं लिखा अनिल विहार कूड़ा कॉलोनी, देन यहाँ पे गाजियाबाद इंडिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना एड्रेस लिख सकते हो। तो मैं सिंपली यहीं से को कॉपी कर लेता हूँ ताकि थोड़ा टाइम बच जाएगा। एंड हम लोग आते हैं अपने VS कोड में, एंड यहाँ पे आके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। एड्रेस टैग ओपन किया हम लोगों ने, देन सिंपल मैंने यहाँ पे क्या करा, लिखा टेक्स्ट लिखा, देन उसको ब्रेक लगाया मैंने, ब्रेक से ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। फिर विजिटेड एट, फिर विजिट लगाया, मतलब ब्रेक लगाया, देन यहाँ पे एड्रेस लिखा, ब्रेक लगा के, देन यहाँ मैंने एड्रेस लिखा। सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद अगर ब्राउजर पे जाएंगे और देखेंगे इसका आउटपुट आप, तो आपको आउटपुट देखने वाले हैं कुछ इस तरीके से, देख रहे हो आप यहाँ पे, ये आपका एड्रेस है। ठीक है, तो मैं बाकी के एलिमेंट को आप कमेंट कर देता हूँ यहाँ से। जैसे मैं शुरू के जो टैक्स है ना सबको कमेंट कर रहा हूँ यहाँ से मैं। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं यहाँ से इसका आउटपुट देखते हैं टॉप में चलकर, तो ये आपको इस तरीके से आउटपुट देखने को मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे जो हम लोगों ने लाइन को कमेंट किया है, सिंपली आपको कमेंट मतलब सेलेक्ट करना है सभी लाइन को। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबाना है आपको, तो ये सारा का सारा एक बार में कमेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको सिर्फ वही डेटा दिखेगा जिसको आपने क्या कर रखा है, एक्टिव कर रखा है। ये सारे हमारे अनएक्टिव हो गए अब, और अनएक्टिव एलिमेंट या टैग क्या नहीं करते, काम नहीं करते आप। इसके बाद फिर से हम लोग अगर नया टॉपिक को देखें यहाँ पे, इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ यहाँ से, देन आते देखो यहाँ पे इंसर्ट एंड डिलीट टैग। So in HTML, INS tag represent inserted text while DEL tag represent deleted text। मतलब कि अगर आपको दिखाना है ना वेब पेज पे प्राइस आता है कि आपने देखा भी होगा कई जगह पे कि ऐसे लिखा होता है, देखो वहाँ पे कि अगर कोई 1000 का प्रोडक्ट है तो उसके आगे क्रॉस लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, एंड नीचे लिख देते हैं ओनली 799। तो जिस टेक्स्ट को डिलीट करना है, डिलीट करो, इंसर्ट में इंसर्ट लगा दो ऐसे। कैसे करेंगे देखो मैं दिखाता हूँ आपको। इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ से ये लिख रखा है ना मैंने, इसी को यहाँ से उठा लेते हैं। सेलेक्ट कॉपी किया,
फिर यहाँ पे चल के हम लोग इसको यूज करेंगे यहाँ पे। तो पेस्ट करते हैं। देखो पहला टैग ओपन किया हमने, देन हमने कुछ बेसिक टेक्स्ट लिखा दिस इज एन, इसके बाद इंसर्ट, देन ये क्या हो जाएगा इंसर्टेड टेक्स्ट। मतलब इंसर्ट टैग के अंदर आपको लिखना है जो भी लिखना है, वर्ड एंड दिस इज अ रिलेटेड। तो क्या डिफरेंस मिलेगा देखने को आपको, देखो सिंपली इसको जब यहाँ पे आएंगे तो ये आपका इंसर्ट टैग, इंसर्ट टैग के ना नीचे एक अंडरलाइन आई देखने को मिलेगी आपको, जबकि जो डिलीट टैग के अंदर लिखोगे उसको बीच से क्या कर दिया जाएगा, मतलब कट का साइन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। तो ये वाला जो आपका टेक्स्ट है ये डिलीटेड टेक्स्ट है आपका, एंड ये वाला जो टेक्स्ट है आपका ये इंसर्टेड टेक्स्ट है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें लिस्ट की, सो लिस्ट क्या है देखो, अ लिस्ट इज अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ ग्रुप्ड रिलेटेड एलिमेंट, मतलब आइटम्स। कि आपको अगर लिस्ट दिखानी, जैसे हम लोग है ना कि राशन लेने जाते हैं तो क्या करते हैं एक लिस्ट बनाते हैं कि भाई क्या क्या सामान लेकर आना है। कि जैसे राशन लिखवाया मैंने, अब मम्मी ने राशन में दो तरीके से बनाते हैं, बहुत से क्या करते हैं लोग ऐसे पॉइंट पॉइंट बना लेते हैं कि भाई मुझे ये सामान लेकर आना है, एंड बहुत से लोग नंबरिंग करके बनाते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके लिस्ट बनाते हैं। तो ये लिस्ट होती है हमारे को दो तरीके की होती है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट एंड सेकंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट में तो आप नंबरिंग करते हैं, देख रहे हो 1 2 3 4, अगर बोलोगे थर्ड नंबर पे कौन सा आइटम है तो आप इजीली देख के बता दोगे कि थर्ड पे कौन सा आइटम है, ठीक है। अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसमें नंबरिंग नहीं है, तो इसका कोई ऑर्डर नहीं है, इसे बोलेंगे हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट। बट अगर हम लोग एचटीएमएल की बात करें तो यहाँ पे देखो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट इन एचटीएमएल। पहला ऑर्डर्ड लिस्ट, अभी बताया मैंने आपको, सेकंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, एंड थर्ड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो अगर हम लोग ऑर्डर लिस्ट की बात करें तो ऑर्डर लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ओएल एलिमेंट से, ठीक है, डिस्प्लेज आइटम्स इन अ नंबर्ड फॉर्मेट। तो अगर मतलब जो ऑर्डर लिस्ट होती है हमारी वो एक नंबर फॉर्म में देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, और इसको दिखाते हैं हम लोग ओएल टैग से, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सिंपली आते हैं हम लोग वीएस कोड में, इसको मैं यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से भी कमेंट करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ लिखते हैं ओएल, ओएल स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट, एंड जो भी आइटम्स आपको दिखाने हैं इस लिस्ट के अंदर उसमें एल आई के अंदर लिखना है, आपको एल आई लिखना है, एंड देन जैसे लिखा मैंने यहाँ पे एच टी एम एल, अगेन में एल आई लिखते हैं, देन लिखा मैंने यहाँ पे सी एस एस, एल आई, जावा स्क्रिप्ट, एल आई, एंड बूटस्ट्रैप, ठीक है, ऐसे करके। इसके बाद अगर आउटपुट देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे ये देखो एक आपको नंबर फॉर्मूला आउटपुट आउटपुट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अगर हम लोग इसकी ओर आते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा आपका, ठीक है, बस ओएल की जगह आपका हो जाएगा यूएल। यूएल स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप सेम एलिमेंट को यहाँ पे दिखा दो, कॉपी किया हमने इसको, एंड यहाँ पे ऐसे इसको पेस्ट करना है आपको, सेव किया, ब्राउजर में चलते हैं, एंड यहाँ देखो ये सारे जो एलिमेंट हैं ये है हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब देखो एचटीएमएल में एक फायदा और भी होता है कि अगर आप ना ऑर्डर लिस्ट का टाइप चेंज करना चाहते हैं ना, जैसे अब यहाँ पे नंबरिंग आ रही है, आप चाहते हैं कि हम ना इस लिस्ट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो जिसका नाम है टाइप एट्रीब्यूट, यानी लिखना आपको टाइप, ठीक है। टाइप के अंदर देखो आपके पास पांच ऑप्शन होते हैं, आप नंबर बाय डिफॉल्ट हमको मिलता ही है, अल्फाबेट तो यहाँ पे कैपिटल में लिख सकते हो आप, स्मॉल लेटर में, ठीक है, रोमन नंबर कैपिटल एंड रोमन नंबर स्मॉल। तो जैसे यहाँ लिखता हूँ मैं स्मॉल ए लिखता हूँ, ठीक है, सेव किया, ब्राउजर पे जाएंगे आप तो यहाँ पे देखो स्मॉल अल्फाबेट। इसी तरीके से आप बाकी के पॉइंट भी यूज करते हो, जैसे मैं लिखा कैपिटल आई तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, एक स्मॉल आई कैपिटल आई, तो ये रोमन नंबर को करता है रिप्रेजेंट। सेव करना है, चेक करना है ब्राउजर पे, ये आ गया आपका रोमन नंबर, हो गया। इसी तरीके से आप अनऑर्डर लिस्ट को भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे लिखना है आपको टाइप, टाइप, एंड टाइप में देखो दो होते हैं इसमें, एक होता है सर्कल, सर्कल में क्या होगा आपको होल सर्कल देखने को मिलेगा आपको, देखो, ठीक है, वैसे बाय डिफॉल्ट फिल आ रहा था आप पे, बट आपको होल मिलेगा, अगर आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर में हो जाएगा आपका, SQUARE, सेव करोगे, ब्राउजर पे आओगे, ये आएगा आपका स्क्वायर में,
ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपनी लिस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं HTML टैग में। लास्ट है हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसमें ये आपको कहता है कि ग्रुप्स, एलिमेंट्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन। जैसे कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम करेंगे रिप्रेजेंट DL से। DL स्टैंड फॉर डिस्क्रिप्शन लिस्ट। एंड इसमें ना दो चीजें करनी होती है डिफाइन। जैसे कि किसी वर्ड को अगर आपको डिफाइन करना है, जैसे कॉफी, तो कॉफी क्या है, देखो कॉफी है एक हॉट ड्रिंक। तो मैंने इसको ऐसे दिखाता हूँ करके, तो आप इजीली समझ जाओगे। ठीक है, DL बना, फिर हमने DT में लिखा, किसको करना है, कॉफी को करना है। डिस्क्रिप्शन डेटा क्या हो जाएगा इसका, हॉट ड्रिंक। तो इसका आउटपुट को इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको। देखो सिंपली इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग, सेव नहीं किया पेज में, सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, एंड ये देखो कॉफी। उसका तो कुछ स्पेस लेके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन इस वर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड ये जो है आपका, ये जो लाइन है हमारी, वो इस वर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो अगर आपको किसी वर्ड को डिस्क्राइब करना है तो उस केस में आप यूज करोगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट का। ठीक है, तो तीनों तरह की लिस्ट हम लोगों ने बना के देख ली, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में भी आ गई होगी। क्लियर। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है टेबल। ठीक है, अगर क्या करना है हमको, टेबल बनानी है अपने वेब पेज पे, तो उस केस में हम यूज करेंगे टेबल एलिमेंट का। अब टेबल तो पता ही है आप लोगों को टेबल क्या होती है, कि जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं करके, कि टेबल जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, ये हमारी एक टेबल हो गई, जिसमें दो कॉलम है हमारे, ये कॉलम नंबर 1 एंड ये कॉलम नंबर 2। ठीक है, एंड रो कितने हैं, देखो रो 3 है हमारे पास, रो 1, रो 2 एंड रो 3, रो 3। सो हम कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, टेबल हेडिंग से, मतलब टेबल रो में टेबल हेडिंग। एंड बाकी हम दिखाते हैं टेबल डेटा। जब मैं इस कॉलम में अगर कोई डेटा रखना है ना हमको यहाँ पे, तो ये टेबल डेटा हो जाएगा आपका। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई सिंपल सी, यहाँ पे टेबल, तो इसमें कितने कॉलम है हमारे, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। एंड रो कितने हैं, देखो रो हो गए हमारे 1, 2 एंड 3, 3 हमारे रो हो गए। एंड यहाँ पे कुछ लिखा मैंने A, तो ये हो गया हमारे टेबल का डेटा। ठीक है, एंड ये कंप्लीट कहलाएगी हमारी टेबल। ठीक, तो आप ऐसे कहोगे टेबल क्या, देखो टेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम, या आप कह सकते हो टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो यही चीज अगर हमको वेब पेज पे दिखाना है तो कैसे करेंगे, देखो उसके लिए हम यूज करेंगे टेबल एलिमेंट का। तो हम लोग सिंपली चलते हैं अपने VS कोड में, एंड यहाँ पे जो पहले के एलिमेंट है इसको मैं कमेंट करता हूँ, इसी भी हम लोग कमेंट कर लेते हैं, इसी भी हम लोग कमेंट कर लेते हैं, इसे भी हम लोग कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, एंड लास्ट में हम लोग यहाँ पे टेबल बनाएंगे। टेबल एलिमेंट यहाँ से आपको ओपन करना है, देन क्लोज करना है। उसके बाद हम बनाएंगे फर्स्ट रो। रो के लिए यूज करेंगे टेबल रो। एंड टेबल रो में कितनी हेडिंग बनानी है, मतलब कितने कॉलम बनाने हैं आपको, 1, 2, 3 जितने बनाने हैं, तो यहाँ पे यूज करोगे टेबल हेडिंग। जैसे लिखा मैंने सीरियल नंबर, ये फर्स्ट कॉलम हो गया। फिर टेबल हेडिंग नेम लिखा मैंने यहाँ पे, ये हो गया सेकंड कॉलम। फिर हेडिंग लिखा मैंने, यहाँ लिखा सिटी, ये थर्ड कॉलम हो गया हमारा। एंड ये लिखा मैंने फोन नंबर, ये फोर्थ कॉलम हो गया हमारा। अब इन कॉलम्स को अगर हम लोग देखें वेब पेज पे, तो ये हमें कुछ इस तरह के देखने को मिलेगा। देखो सीरियल नंबर, नेम, सिटी एंड फोन नंबर। अब मुझे इसमें कुछ डेटा शो करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एक नया रो बनाएंगे। देखो पहले टेबल रो, यानी इस टेबल रो में क्या रखना है, टेबल डेटा, तो TD लिखना है आपको। देन जैसे लिखा सीरियल नंबर, मैंने लिखा यहाँ पे 101, या मैं 1 करता हूँ सीधे, ठीक है 1। इसके बाद टेबल डेटा, नेम लिखा हमने यहाँ पे अजय, TD, सिटी लिखा हमने यहाँ पे नोएडा, एंड फोन नंबर लिखते हैं यहाँ पे हम लोग TD 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी है। सेव करा हमने, एंड अगर देखें ब्राउजर पे तो ये मैच दिखेगा। देखो ये हो गया, तो ये हमारी हेडिंग हो गई, मतलब कॉलम हो गए 4 हमारे, एंड ये उस कॉलम में डेटा। इसी तरीके से अगर हम लोगों को बाकी के रो बनाना है, सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, इसी को कॉपी करना है एंड इसी को पेस्ट कर देना है। बाकी जो वैल्यू है वो चेंज कर दो वापस, जैसे 2 कर दिया इसको मैंने, अजय की जगह कर दिया मैंने अजय कुमार। सेव करोगे, यहाँ देखोगे ये सेकंड वैल्यू हो गई। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड रो बनाना है, कॉपी करना है आपको इसको, एंड यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। ये हो गया
थर्ड कॉलम, इसको नंबर चेंज कर देंगे हम लोग, थर्ड कर देंगे इसको। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर पाएंगे अपने वेब पेज में HTML की हेल्प से टेबल क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है ना। जो नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है वो है एंकर टैग, जिसे बोलेंगे तो एंकर टैग को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए टैग से, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। ठीक है, ए टैग इज यूज टू क्रिएट हाइपर लिंक्स दैट लिंक्स जंप टू अदर वेब पेजेस और रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब जब भी आपको किसी दूसरे वेब पेज पे जाना है, ठीक है, या उसी पेज में किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे जाना है, उस केस में आप यूज करोगे एंकर टैग का। ठीक है, तो एंकर टैग को हम लोग ऐसे करते हैं रिप्रेजेंट, जिसमें हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं HREF, और इस एट्रीब्यूट पे क्या करते हैं हम लोग पाथ देते हैं, यहाँ पे पाथ देते हैं हम लोग। ठीक है, जो भी हम लोग एंकर टैग के बीच में टेक्स्ट लिखेंगे वो टेक्स्ट आपको विजुअल होगा वेब पेज पे। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ एक बार आपको, ताकि रिकॉल हो जाए आपको। तो हम लोग टेबल को मैं यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ, टेबल कमेंट करते हैं, एंड कमेंट करने के बाद हम लोग ना अगेन एक एंकर टैग बनाते हैं, एंड जैसे लिखा मैंने यहाँ पे यूट्यूब। ठीक है, एंड HREF के अंदर हम क्या करेंगे उसका पाथ देंगे। तो लिखा हम लोगों ने https://www.youtube.com, सेव किया, ब्राउजर पे जाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये आपको देखो लिंक मिल जाएगी। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, जैसे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और इसको ओपन इन न्यू टैब करता हूँ, तो यहाँ पे देखो आपको यूट्यूब देखो, मतलब यूट्यूब में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग अपना हाइपरलिंक बनाते हैं ना। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट जो है देखो वो है इमेज टैग, मतलब कि अगर आपको अपने वेब पेज पे कोई इमेज ऐड करनी है तो कैसे करेंगे, देखो उसके लिए हम यूज करेंगे इमेज टैग का। तो इमेज टैग कहते हैं देखो, द IMG टैग इज यूज टू इंसर्ट इमेज इन अ वेब पेजेस। तो उसके लिए हम लिखते हैं IMG, देन SRC एट्रीब्यूट में हम लोग इमेज का पाथ देते हैं कि हमारी इमेज की जो डेजिग्नेशन है वो कहाँ पर है। उसके बाद अल्टरनेट टेक्स्ट, मतलब कि अगर हमारी इमेज शो नहीं होती है तो उसके केस में हमें कौन सा टेक्स्ट दिखाना है, वो हम लोग देंगे यहाँ पे ALT टेक्स्ट, ALT एट्रीब्यूट के अंदर। ठीक है, और जो आपका इमेज टैग है ना, ये सिर्फ आपका एम्प्टी टैग है, ये आपका कंटेनर टैग नहीं है, मतलब इसको आपको ओपन करने के बाद क्लोज नहीं करना पड़ता है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, ये मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, IMG लिख के आपको एंटर मार देना है सिंपली बस। ठीक है, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, देखो IMG लिखा एंड देन एंटर। यहाँ पे SRC में क्या करेंगे हम लोग इमेज का पाथ देंगे। तो जैसे ब्राउजर पे चलते हैं हम लोग, एंड ब्राउजर पे जाने के बाद एक नया टैब ओपन करते हैं, एंड यहाँ पे एक साइट है देखो पिक्सल्स करके। पिक्सल्स में क्या मिलेंगे आपको HD में इमेजेस मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ इसको, एंड यहाँ पे हम लोग ना कोई इमेज ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ एनिमे। ठीक है, अब जैसे ये इमेज मुझे ऐड करनी है, तो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस, दिख रहा है आपको, कॉपी इमेज एड्रेस करना है यहाँ से। इसके बाद आपको यहाँ पर आना है, एंड देन SRC फोल्डर के मतलब SRC एट्रीब्यूट में जाके इसको पेस्ट कर देना है बस सिंपली। इसके बाद सेव करना है, सेव करने के बाद अल्टरनेट में दे देना है रैबिट, क्योंकि आप रैबिट इमेज लगा रहे हो, बाकी नाम तो आप कुछ भी दोगे, जो भी नाम दोगे वही शो होगा आपका। ठीक है, देन आप ब्राउजर पे जाके इसको चेक करेंगे, देखो आपको यहाँ पे वेब पेज पे इमेज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब इस इमेज का साइज भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे उसके लिए हम यूज करेंगे ब्रीथ एट्रीब्यूट, जैसे लिखा मैंने यहाँ पे WIDTH ब्रीथ, एंड लिखा मैंने 100 पिक्सल्स। तो ये क्या है, हमारी इमेज है वो 100 पिक्सल्स की हो जाएगी। देखो यहाँ अगर हम लोग इसकी ब्रीथ बढ़ाते हैं, जैसे लिखा मैंने यहाँ पे 200 कर दिया, 200, तो यहाँ पे 200 पिक्सल्स की इमेज ऐड हो जाएगी। आप मतलब साइज का इनक्रीज हो जाएगा। हाइट अगर आपको बढ़ानी है इसकी, तो हाइट भी आप यहाँ पे हाइट, एंड जैसे हम इसको यहाँ से हटाते हैं, एंड मैं लिखा यहाँ पे हाइट 200 पिक्सल्स, टू ऑलरेडी है, मैं 4 कर देता हूँ। ठीक है, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, तो क्या से इनक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे करके क्या करेंगे हम लोग इसको इजीली कस्टमाइज कर पाएंगे अपने नीड के अकॉर्डिंग। अभी ठीक है, 200 तो एक तो ये तरीका है कि आप डायरेक्टली वेब पेज पे जाओ, कॉपी मतलब इमेज का कॉपी करो एड्रेस, एंड देन यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। एक तरीका ये है कि आप इमेज को कर लो डाउनलोड, एंड डाउनलोड करने के बाद उस इमेज को अपने सिस्टम में लेकर आओ, देन उसको आप यूज कर लो। वो कैसे करेंगे देखो,
उसके लिए सिंपली ब्राउजर पे गए हम लोग, एंड मान के चलो कि मैं इसी इमेज को या फिर इसके अलावा कोई दूसरी इमेज को, मैं ये वाली इमेज करता हूँ डाउनलोड। ठीक है, फ्री डाउनलोड, एंड इसके बाद मैं इसको फोल्डर ओपन करते हैं यहाँ से, एंड यहाँ से मैं करता हूँ पैरेट, मतलब इसका रीनेम करता हूँ। ठीक है, एंड देन इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ से कट करते हैं, या फिर ना इसको सीधे ड्रैग कर सकते हो आप, ये एक्सपोर्ट करना है, यहाँ से कॉपी लेके जाना है एंड यहाँ पे इसको छोड़ दो। ठीक है, अब ये इमेज हमें ऐड करनी है ब्राउजर पे, तो सिंपली आपको इसको लोग नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे IMG लिख के एंटर मारना है। देन आपकी इमेज क्या है, सेम फोल्डर में है। अगर आपकी इमेज सेम फोल्डर में है, सिंपली आपको डॉट स्लैश लगाना है। डॉट स्लैश लगाओगे तो डॉट क्या है, करंट फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो करंट फोल्डर में जितनी फाइल्स होंगी वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो एक तो हमारी फाइल है index.html, दूसरी हमारी फाइल है parrot.jpg। तो आपको सिंपली parrot.jpg वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन इसको सेव करना है और ब्राउजर पे जाना है, तो आपको ये इमेज देखने को मिलेगी। रिफ्रेश करना है इसको, इमेज तो यहाँ पे ऐड हो गई है, बट इसका साइज है ना काफी लार्ज आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका साइज भी कस्टमाइज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एट्रीब्यूट यूज करेंगे यहाँ पे, ब्रेथ, WIDTH ब्रेथ। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे 200 पिक्सल्स, एंड हाइट ले लेंगे हम लोग यहाँ से 200 पिक्सल्स। सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, एंड यहाँ देखोगे आप तो आपको इमेज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एक तो ये तरीका है। मैंने दोनों तरह से बता दिया आपको, आप इमेज को डाउनलोड करके भी लगा सकते हो। ठीक है, और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली इमेज पर राइट क्लिक करके उसका जो इमेज एड्रेस है वो कॉपी करके वहां पेस्ट कर देना है। अब बस आपको एक चीज दिखानी है मुझे, कि अगर आपकी इमेज का पाथ गलत है, जैसे मैं लिखा parrot1.jpg, अगर ये नहीं मिलता है तो अल्टरनेट में लिखता हूँ पैरट, PARROT, तो आपको इमेज नहीं मिलेगी, आपको ये टेक्स्ट मिलेगा। देखो अल्टरनेट टेक्स्ट कैसे मिलेगा, देखो ये देखो पैरट, जो भी आप लिखोगे इस अल्टरनेट टेक्स्ट के अंदर, जो भी लिखोगे आप वो आपको मिलेगा। ठीक है, वो कब मिलेगा आपको, जब आपकी इमेज के पाथ में कोई गलती होगी। अगर पाथ आपका ठीक है, देन आपको ये टेक्स्ट देखने को मिलेगा, आपको इमेज देखने को मिलेगी यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इमेज के साथ काम करते हैं। फिर हम थोड़ा सा आगे आते हैं, ये सेम चीजें हैं जो मैंने वहां लिख रखी हैं। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा इसको। देन यहाँ पे देखो एक एट्रीब्यूट है टाइटल, ऑफर एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज टिपिकली डिस्प्लेड एज अ टूल टिप। जैसे मान के चलो कि मैंने यहाँ पे गया, मैंने ना यहाँ पे एक टाइटल एट्रीब्यूट यूज किया, TITL टाइटल, मैंने लिखा दिस इज अ पैरट इमेज। सेव करेंगे, देन ब्राउजर पे आओगे ना आप, एंड यहाँ पे माउस लेके जाओगे आप, छोड़ दोगे तो यहाँ देखो एक मैसेज आ रहा है, दिस इज ए पैरट इमेज। ये एक्चुअली में टाइटल है जो किसी भी इमेज की एडिशनल इंफॉर्मेशन को शो करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आप ऐड कर सकते हो अगर करना है तो। एंड फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, एंड जो नेक्स्ट हमारा है टॉपिक, वो है ऑडियो टैग। ऑडियो टैग मतलब कि अगर आपको ऑडियो ऐड करनी है अपने वेब पेज में, तो वो कैसे करेंगे, देखो उसके लिए भी बहुत ही सिंपल है। आपको देखो ये लिखा हुआ है, द ऑडियो टैग इज यूज टू ऐड साउंड कंटेंट इन अ वेब पेज, अलाउिंग ऑडियो फाइल्स टू बी प्लेड डायरेक्टली इन द ब्राउजर। ठीक है, मतलब आप ऑडियो फाइल को डायरेक्टली अपने ब्राउजर में प्ले कर सकते हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऑडियो टैग का। ठीक है, ऑडियो टैग में हमें यूज करना होता है SRC एट्रीब्यूट का। SRC के अंदर आप इसको, मतलब यहाँ पे ऑडियो का पाथ देना होता है, देन टाइप बताना होता है कि ऑडियो किस टाइप की है, MP3 है, MP पैग, जो भी है आपका। और ये ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द ऑडियो एलिमेंट, मतलब बहुत से ब्राउजर्स ऐसे भी हैं जो इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आपका जो ब्राउजर है वो लेटेस्ट होना चाहिए। अगर आपका ओल्ड वर्जन है ब्राउजर का तो हो सकता है आपके ब्राउजर पे ये ऑडियो फाइल वर्क ना करे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो यूज कैसे करते हैं, चलो उसको हम लोग काम करते हैं। पहले तो हम लोग पहले ना एक MP3 ऑडियो फाइल करते हैं डाउनलोड। तो आपको ब्राउजर पे आना है एंड यहाँ लिखना है आपको MP3 ऑडियो डाउनलोड करते हैं से। ठीक है, तो मैं यहाँ से फर्स्ट लिंक ओपन करता हूँ, एंड इस लिंक को मैं यहाँ से डाउनलोड कर ले रहा हूँ। ठीक है, एंड ये आपको ना साउंड शो नहीं होगा, मतलब साउंड सुनाई नहीं देगा क्योंकि मैंने लीड लगा रखी है। ठीक है,
इस वजह से। तो मैं सिंपली इस जो मैंने ऑडियो फाइल डाउनलोड की है ना, उसके पाथ पे जाते हैं। यहाँ पे मैं इसको कट करके मैं सिंपली आ रहा हूँ, इस फाइल में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, इसको इसको हम लोग क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। ठीक है, कमेंट, एंड यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऑडियो। एंड ऑडियो में ना आपको SRTM फाइल का पाथ देना होता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉट स्लैश। ठीक है, अपना फाइल का पाथ दे दिया, देने बताना होता है टाइप क्या है इसका। ये टाइप की जरूरत नहीं है, आप ना सिंपली लिखो यहाँ पे कंट्रोल्स। इतना लिखोगे ना तब भी शायद ये काम करनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। हम लोग ब्राउजर पे आते हैं एंड यहाँ पे देखते हैं, ये देखो है ना, फाइल लोड हो गई आपकी। देन प्ले पे क्लिक करोगे तो ये सॉन्ग प्ले हो जाएगा। इसको आप आगे भी कर सकते हो, मतलब लेफ्ट राइट, म्यूट भी कर सकते हो, अनम्यूट भी कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ से प्लेबैक की स्पीड बढ़ा सकते हो, आपको जितनी भी स्पीड करनी है। तो वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको जो जनरली सॉन्ग में होते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद इसको पॉज करना है तो पॉज कर सकते हो। और आप चाहते हो कि जैसे ही हमारा वेब पेज लोड हो ये सॉन्ग हमारा ऑटोमेटिकली प्ले हो जाए, तो उसके बाद उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट यूज करने होते हैं। वो कौन कौन से एट्रीब्यूट है वो आप देख लीजिए फटाफट। जैसे एक है ऑटो प्ले। अगर आप ऑटो प्ले ट्रू कर दोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप प्ले हो जाएगा आपका सॉन्ग। तो लिखते हैं हम लोग ऑटो प्ले एंड ट्रू। ठीक, तो ऑटो प्ले ट्रू में क्या होगा कि सॉन्ग ऑटो प्ले हो जाएगा आपका। नहीं हो रहा है, इसको हटाते हैं, हम लोग सेव करते हैं। आप ट्राई करिएगा, हो सकता है आपके ब्राउजर पे प्रॉपर तरीके से काम करिए। बट इसको करते हैं इसी तरीके से। इसके बाद और भी एट्रीब्यूट है, जैसे लूप। लूप का मतलब ये है कि अगर आपका सॉन्ग फिनिश हो जाता है देन अगेन उसको रीस्टार्ट करना है, देन आप लूप में डाल दो उसको, तो क्या होगा वो सॉन्ग आपका स्टार्टिंग से प्ले हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लूप, लूप ट्रू। ठीक है, तो ये लूप में चलेगा आपका सॉन्ग। जैसे मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, ठीक, थोड़ा सा और आगे करते हैं। देखो दोबारा प्ले हो गया स्टार्टिंग से। यहाँ पे चलाते हैं इसको हम लोग, यहाँ करते हैं 2:25। ठीक है, एंड अभी देखना 3:2 फिर से स्टार्टिंग चल जाएगा आपका सॉन्ग। तो ये लूप का कमाल है आपका। ठीक, इसके बाद म्यूटेड। म्यूटेड मतलब कि अभी आप चलाएंगे ऐसे सिंपली तो यहाँ पे देखो साउंड शो होगा आपको। आप चाहते हैं कि वो साउंड का मतलब साउंड बंद रहे बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पे ऐसे म्यूटेड कर सकते हैं आप। म्यूटेड कर दो आप, सिंपली कीवर्ड लिखना आपको बस ये, एंड देन ही क्या हो जाएगा आपका साउंड म्यूटेड हो जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं, आप सिंपली इसका यूज करके इनकी फंक्शनलिटी अचीव कर सकते हैं। इसके बाद जैसे हम लोगों ने ऑडियो टैग यूज किया उसी तरीके से आप चाहो तो वीडियो टैग भी यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको यूज करना है वीडियो एलिमेंट का। तो मैं हम क्या कर देंगे, जैसे मैंने ऑडियो किया ना वैसे ही मैं यहाँ से एक वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से क्या लिखता हूँ मैं, MP4। MP4 ऑडियो नहीं, सॉरी वीडियो डाउनलोड होगा ना यहाँ से। देन पिक्चर भी मिल जाएगी हमको वीडियो, क्योंकि हमको सिर्फ टेस्टिंग के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो को मैं ले लेता हूँ फर्स्ट वीडियो, एंड इसे करते हैं डाउनलोड हम लोग। डेट दिखा रहा है तो ये रहा। ठीक है, यहाँ से कर लेते हैं डाउनलोड इसको, एंड कम साइज की ले लेंगे, 282 KB की फाइल है, ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड हो गया डाउनलोड। इसको हम लोग ओपन करेंगे अपने फोल्डर में, इसे लेके जाएंगे हम लोग अपने VS कोड में यहाँ पे, एंड इस फाइल को हम लोग वहाँ पे शो करेंगे वेब पेज पे। तो मैं ऑडियो के यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि हमको अब वीडियो देखना है। फिर आप लिखेंगे वीडियो, एंड देन आपको एंटर कर देना है, तो ऑटोमेटिक ये टैग ओपन हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा। देन SRT में हम लोग क्या करेंगे, डॉट स्लैश फाइल का नेम, एंड देन ब्राउजर पे जाएंगे जब हम लोग, तो यहाँ पे वीडियो मिलेगा। बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहे हैं ना, तो ऑप्शन लाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कंट्रोलर्स। कंट्रोल्स लगाएंगे आप, तो कंट्रोल्स के बाद आपको वो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे आपके। अब इसे आप प्ले कर सकते हो आप। ठीक है, साइज अगर मैक्सिमाइज साइज करना है देन मैक्सिमाइज कर सकते हो, मिनिमाइज करना है मिनिमाइज कर सकते हो। स्पीड वगैरह मतलब ओवरऑल जो भी वो फीचर्स देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो जो यहाँ पे मैंने कुछ
ये लिखे हैं इसके एट्रीब्यूट, उन एट्रीब्यूट को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। इसका अगर साइज कम ज़्यादा करना है, हाइट एंड विड्थ, वो भी आप कर सकते हो। तो आपको सिंपली ओपनिंग टैग में हाइट जैसी लिखी मैंने यहाँ पे 200 पिक्सल्स, एंड ब्रेथ लिखी मैंने यहाँ पे 200 पिक्सल्स, तो इसका साइज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, देखो आप। ठीक है, तो फुली कस्टमाइज आप कर सकते हो एट्रीब्यूट का यूज करके। तो सारे के सारे एट्रीब्यूट आपको मिल जाएंगे, देन उसका यूज करना आप। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा फॉर्म। ठीक है, अगर आपको फॉर्म बनाना है अपने एचटीएमएल वेब पेज के अंदर, जैसे कि यूजर में होता है ना कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, लॉगिन फॉर्म हो गया, तो उस टाइप से फॉर्म बनाते हैं हम लोग फॉर्म एट्रीब्यूट की हेल्प से या फॉर्म टैग की हेल्प से। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, देखो सिंपली आपको फॉर्म टैग ओपन करना है, फॉर्म टैग क्लोज करना है, देन इसमें लेबल्स लगाने होते हैं। लेबल्स क्या होता है, टेक्स्ट होता है जो आपको वहाँ पे शो होता है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, एंड मैं यहाँ से आपको फॉर्म का यूज करना सिखाता हूँ। मैं यहाँ पे का फॉर्म ओपन करा एंड फॉर्म को क्लोज करा हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिखा लेबल, लेबल में लिखा मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम। कि मैंने लेवल को ओपन किया, लेवल को क्लोज करा मैंने यहाँ पे एंड सेव करा। ब्राउजर पे जाएंगे जब आप, यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम आएगा लिखा हुआ, ये आपका लेवल हो गया। एंड फील्ड बनाना है अगर आपको, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इनपुट टाइप में टेक्स्ट लिखना है आपको, इनपुट टाइप टेक्स्ट, एंड इससे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, अगर इस इनपुट फील्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ टेक्स्ट देखना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा एक एट्रीब्यूट प्लेस होल्डर। मैं लिखा है प्लेस होल्डर में एंटर योर नेम या फर्स्ट नेम। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको इनपुट फील्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट कुछ टेक्स्ट दिखेगा, वो आपका प्लेस होल्डर, बट जैसे ही आप टाइप करोगे इनपुट फील्ड के अंदर, वो प्लेस होल्डर वाला जो टेक्स्ट है वो आपका रिमूव हो जाएगा। ये सिर्फ हिंट पर्पज के लिए यूज करते हैं हम लोग, ताकि यूजर इसे देख के सही वैल्यू एंटर करे इनपुट फील्ड के अंदर। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने फर्स्ट फील्ड बनाया, इसी तरीके से क्या कर सकते हो आप, बाकी के फील्ड बना सकते हो। तो अगर मैंने लेवल बनाया एंड यहाँ लिया मैंने ईमेल, ईमेल फील्ड, तो आप यहाँ लिखोगे इनपुट टाइप ईमेल। ठीक है, बस कुछ नहीं होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, आपका टाइप चेंज होगा। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट हो गया एंड यहाँ पे ईमेल हो गया, तो यहाँ पे प्लेस होल्डर में लिख देना है ईमेल। इसके बाद अगेन नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, दो हो गए। इसी तरीके से अगर मुझे चाहिए जैसे पासवर्ड, तो लेवल लगाया हमने एंड लिखा पासवर्ड, PASSWORD पासवर्ड, एंड यहाँ पे एक इनपुट फील्ड लेंगे एंड यहाँ लिख देंगे पासवर्ड, प्लेस होल्डर पासवर्ड। ठीक है, तो अगर इसका आउटपुट अभी देखेंगे तो ऐसे आएगा, देखो एक ही लाइन में। ठीक, क्योंकि ये एक इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन मतलब कि सारे जो आप आउटपुट देखेंगे वो सारा का सारा आपको एक ही लाइन में देखने को मिलेगा। और अगर इसको आप नेक्स्ट लाइन में देखना चाहते हैं, देन मैंने क्या सिखाया था आपको, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा BR टैग। तो हम जैसे इस इनपुट की फील्ड के बाद ना एक ब्रेक चाहते हैं, तो BR टैग लगा दिया हमने यहाँ पे, इसके यहाँ लगा दो। ठीक है, एंड सेम में एक और लगा दे रहा हूँ BR टैग, ताकि हमको हल्का हल्का सा लार्ज स्पेस देखने को मिल जाए। सेव किया हमने इसको, कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट के लिए पेस्ट कर देंगे। देन ब्राउजर पे जाएंगे आप, यहाँ देखो फर्स्ट नेम ईमेल एंड पासवर्ड, ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बाकी के जो फील्ड्स हैं ऐसे ही बना लेंगे आप। अब इसको देखो टाइप क्या क्या चेंज करना है, देखो दिखा ना, हेयर आर सम कॉमन इनपुट टाइप्स यूज इन एचटीएमएल फॉर्म। जैसे टेक्स्ट यूज कर सकते हो आप, पासवर्ड यूज कर सकते हो, ईमेल यूज कर सकते हो, नंबर यूज कर सकते हो। इसके बाद टेलीफोन नंबर के लिए टेल यूज कर सकते हो, यूआरएल के लिए यूआरएल यूज कर सकते हो। कोई अगर फाइल वगैरह सेलेक्ट करनी है आपको इनपुट फील्ड से, डेट अगर चाहिए तो इनपुट टाइप डेट कर सकते हो, टाइम यूज कर सकते हो, एंड डेट टाइम यूज कर सकते हो, मंथ यूज कर सकते हो, वीक यूज कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको चाहिए वो इसीलिए यूज कर सकते हो। चेक बॉक्स में आपको सिखाऊंगा कि चेक बॉक्स कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे आना है आपको एंड यहाँ रखना है इनपुट टाइप चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स में जैसे लिखा मैंने यहाँ पे गेम्स, लेबल बनाते हैं एंड यहाँ लिखा है गेम्स, मतलब कि आपका फेवरेट गेम्स क्या क्या है या फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या है आपके। ठीक है, तो उसमें मल्टीपल ऑप्शंस होंगे और एक यूजर क्या कर सकता है, मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। कि जैसे
कि मैंने कहा भाई फेवरेट आप बताइए फेवरेट गेम कौन कौन से हैं, और मैंने उस लिस्ट में 5 6 गेम के नाम लिखे। ठीक है, तो यूजर क्या करेगा, यूजर कहेगा देखो भाई मुझे ये भी पसंद है, ठीक है, मुझे ये वाला गेम भी पसंद है, एंड मुझे ये वाला गेम भी पसंद है। तो जब यूजर एक बार में एक से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है, मतलब करना चाहता है, तो उस केस में आप यूज करेंगे चेक बॉक्स का। ठीक है, सो बनाते कैसे हैं, देखो चेक बॉक्स आपने एक इनपुट टैब बनाया चेक बॉक्स, ठीक है, एंड इसका अगर आउटपुट देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको सिंपली एक बॉक्स देखने को मिलेगा। इस बॉक्स को हम लोग एक नाम दे देंगे कोई ना कोई, यहाँ पे तो लेवल बनाया मैंने, एंड मैंने कह दिया क्रिकेट, CRICKET। इसी तरीके से सेकंड के लिए इसी को कॉपी कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि सेम ही कॉपी पेस्ट करना है और नाम से नहीं करना आपको। यहाँ लिखा मैंने चेस, सेव करा, तो दो मिल गए। इसके बाद यहाँ पे जाना है, इनपुट पेस्ट ही करना है ना, सॉरी पेस्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग, एंड यहाँ लिखा मैंने यहाँ पे फुटबॉल, इनपुट चेक बॉक्स में जाएगा, यहाँ लिखा फुटबॉल, ब्राउजर पर जाएंगे, ये तीसरे। ठीक है, तो इसे क्या करेगा यूजर, मल्टीपल ऑप्शन एक बार में सिलेक्ट कर पाएगा। अब बट अगर हम बात करें किसकी, रेडियो बटन की, नेक्स्ट ऑप्शन शायद रेडियो बटन ही होगा, चेक कर लेते हैं एक बार क्या है। हाँ, नेक्स्ट है हमारा रेडियो। रेडियो में क्या होता है कि यूजर एक बार में एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, इस कंडीशन में हम यूज करेंगे रेडियो बटन। जैसे ये कैसी कंडीशन होती है, जैसे मान के चलो हमने एक फील्ड बनाया जेंडर का, जेंडर, दो ऑप्शन दिए, तीन ऑप्शन दिए उसको हमने कहा भाई मेल, हमने कहा फीमेल, और हमने कहा अदर। तो यूजर जब फॉर्म फिल करेगा तो उसमें एक ही सिलेक्ट करेगा, ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि मैं मेल भी हूँ और फीमेल भी हूँ। ठीक, तो जब हम चाहते हैं कि यूजर एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करे, तो उस केस में हम बनाएंगे रेडियो बटन। ठीक है, तो जैसे उसने कहा मेल, तो मेल ही सेलेक्ट कर पाएगा। अगर वो फीमेल पे क्लिक करता है तो मेल वाला हट जाएगा आपका, फीमेल सेलेक्ट होगा आपका। ठीक है, मतलब वो एक बार में एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है, तो इस केस में आप बनाएंगे रेडियो बटन। तो बनाते कैसे हैं, देखो बहुत ही सिंपल है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, जो कोड आपने ना चेक बॉक्स के लिए लिखा था, वो सिंपली पूरे का पूरा कोड कॉपी कर लेना है आपको, एंड यहाँ पे BR लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि नेक्स्ट लाइन में हम लोग देख पाए आपको, एंड यहाँ पेस्ट कर देना है। तो जहाँ पे चेक बॉक्स था यहाँ लिख देंगे हम लोग रेडियो, रेडियो से कॉपी करना है, पेस्ट, पेस्ट, एंड यहाँ कर दे रहा हूँ मैं मेल, फीमेल, अदर। ठीक है, बट यहाँ पे अगर अभी आप देखेंगे तो अभी यूजर क्या कर सकता है, एक बार में एक से ज्यादा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। देखो मेल को भी सिलेक्ट कर रहा है और वो फीमेल को भी सिलेक्ट कर रहा है। आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आपको एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है, जो कि है नेम एट्रीब्यूट, नेम। अब इस नेम एट्रीब्यूट के अंदर कोई भी आप टेक्स्ट दे दो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे जेंडर, जो आपका मन करे वो लिख सकते हो। बस जो आप इसमें लिखोगे सिंपली इसको कॉपी करना है, एंड कॉपी करने के बाद आपको ये सब में पेस्ट कर देना है बस। ठीक है, नाम डिफरेंट नहीं मत रखना, बस नाम आपको सेम रखना है इसके। ठीक है, इसके बाद अगर आप ब्राउजर पे जाएंगे, देन इसको आप चेक करेंगे, तो ये एक बार में एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करने की परमिशन देगा। ठीक है, ये है आपकी रेडियो बटन्स। ये भी क्लियर हो गया आपका। इसको हम लोग कमेंट करते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, फॉर्म बता दिया मैंने आपको। अभी ब्राउजर पाते हैं। नेक्स्ट, सो बाकी यूज करना, फाइल यूज करना, बाकी सेव है एकदम, तो इसको मैं ऐसे रहने दे रहा हूँ। कोई भी दिक्कत आएगी तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो बटन है, अगर आपको फॉर्म जब बनाएंगे उस पर बटन बनानी है, तो उसके लिए आप यूज करोगे इनपुट टाइप बटन। ठीक है, बटन में आप बटन कर दो या सबमिट कर दो या रीसेट कर दो, तीन तरह की बटन होती है हमारे HTML के अंदर। मैं तीन तरीके बता दूंगा आपको, कि जैसे अ, मुझे ना अनकमेंट करना पड़ेगा इसको, फॉर्म को अनकमेंट करना हो, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ से, ठीक है, अभी हमारा सेम आउटपुट आएगा जो आ रहा था अभी तक। अब यहाँ पे मुझे जैसे बटन बनानी है, ठीक है, तो बटन कैसे बनाएंगे देखो।
इसको कट करते हैं यहाँ से, एंड यहाँ पे हम बटन बनाएंगे, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं करना, आपको लिखना है इनपुट टाइप सबमिट, पहले सबमिट बटन होती है हमारी, ठीक है। तो जब क्या करते हैं, फॉर्म को सबमिट करते हैं, यहाँ देख रहे हो, जब मैं क्लिक करूंगा ना तो हमारा फॉर्म हमारा लोड होगा, देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो फॉर्म हमारा लोड हो रहा है, ये हमारी है सबमिट बटन, ठीक है। अगर आपको बटन का नाम चेंज करना है, जैसे इसका सबमिट आ रहा है, आप चाहते हो कि यहाँ पे रजिस्टर आए, साइन अप आए, तो उसके लिए आप यूज करोगे वैल्यू एट्रीब्यूट, एंड वैल्यू में लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे सबमिट, सबमिट पे लिख रखा है हमने, रजिस्टर लिखा, सेव करेंगे, तो जो भी आप वैल्यू में लिखेंगे वो उस बटन पे शो होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट लेवल में चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, BR यूज कर लेंगे, सिंपल, ये नेक्स्ट लेवल में आ गई, ठीक है। इसके बाद एक बटन होती है हमारी रीसेट बटन, इनपुट टाइप रीसेट, रीसेट करोगे तो होगा क्या कि जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखा, जैसे लिखा मैंने यहाँ पे अजय, ईमेल में लिखा Ajay@gmail.com, पासवर्ड लिखा मैंने 1234 5, क्रिकेट को सिलेक्ट किया, मेल को सिलेक्ट किया। अगर मैं रिसेट करूंगा तो क्या होगा कि आपका पेज लोड नहीं होगा और आपका सारा जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, देखो, ठीक है। ये रीसेट का कमाल है, रजिस्टर करोगे तो पेज लोड होगा, मतलब पेज आपका सबमिट होगा आपका, ठीक है, इस तरीके से। सो हमने देखा अभी कि रीसेट बटन कैसे बनाते हैं और सबमिट बटन कैसे बनाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं, ये कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं हमारे फॉर्म से रिलेटेड, जैसे नेम हो गया, आईडी हो गई, वैल्यू हो गई, प्लेस होल्डर बता दिया मैंने आपको। रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि आप किसी फील्ड को क्या नहीं कर सकते, ब्लैंक नहीं रख सकते। जैसे हमने एक फील्ड बनाया था अपने फर्स्ट नेम का, एंड यहाँ मैं लगाता हूँ रिक्वायर्ड। अब जब आप ब्लैंक फील्ड को सबमिट करोगे ना, आप यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक किया, तो मैसेज आएगा, देखो प्लीज फिल्ड आउट दिस फील्ड, ये किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है हमारे रिक्वायर्ड की वजह से, मतलब ये फील्ड मैंडेटरी हो गया है, विदाउट फिल किए आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। सो ये भी तो बता दिया आपको मैंने, बाकी के बहुत ही सिंपल हैं, ये नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, इसकी हेल्प करके आप इसकी फंक्शनलिटी अचीव कर सकते हैं। जैसे मुझे ये इनपुट फील्ड ही हटा देना है, क्या लिख दूंगा मैं, डिसेबल्ड, तो डिसेबल में फर्स्ट नेम का फील्ड नहीं मिलेगा आपको, देख रहे हो, ठीक है, डिसेबल हो गया। अब इसमें वैल्यू फिल नहीं कर सकते आप कुछ भी, ठीक है। इस तरीके से क्या करोगे, इसे डिसेबल बना पाओगे आप। फिर थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं, देन एक आता है रीड ओनली, मतलब आप सिर्फ रीड कर सकते हो, उसमें कुछ वैल्यू एंटर नहीं कर सकते आप, ठीक है। फिर आता है एक मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ मतलब कि आप मैक्सिमम लेंथ कितनी एंटर करा सकते हो इस फील्ड के अंदर, उससे ज्यादा आप नहीं करा सकते, कुछ लिमिटेशन अगर आपको लगानी है तो उस केस में आप इस मैक्स लेंथ प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, जैसे सिंपली इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी करने के बाद मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको डिसेबल हटा रहा हूँ, ठीक है मैं, एंड रिक्वायर्ड करा, मैक्स लेंथ कर दी मैंने 10, 10 से ज्यादा आप एंटर नहीं कर सकते वैल्यू। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे इनपुट फील्ड में, एन लिखता हूँ, 10 लिखने के बाद अगर आगे टाइप करो तो वो टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या लगा रखे हैं, लिमिटेशन लगा रखी है, मैक्स लेंथ 10 लगा रखी है, ठीक है, इस तरीके से। फिर आप मैक्स और मिन दोनों लगा सकते हो कि मिनिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू जितनी भी होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो है वो किस पे काम करता है, न्यूमेरिक वैल्यू पे काम करता है आपका, ठीक है। देन पैटर्न दे सकते हो आप, साइज दे सकते हो, ये सारे के सारे क्या है, हमारे फील्ड है। एक आता है ऑटो कंप्लीट, ऑटो कंप्लीट मतलब कि ये होता है कि जैसे मान के चलो कि हम लोगों ने ना यहाँ पे एक फील्ड बनाया, और जैसे मैं ईमेल पे जा रहा हूँ तो यहाँ देखो फील्ड आ रहे थे ऑटो कंप्लीट का, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मैं Ajay@gmail.com, तो जो हिंट आती है वो हिंट अगर आपको रोकनी है तो आप ऑटो कंप्लीट ऑफ कर सकते हो वहां से, ये दिख रहा है ना, ऑटो कंप्लीट ऐसे करके ऑफ कर सकते हो। इसके बाद फॉर्म तो खत्म हो गया हमारा, मल्टीपल टेक्स्ट एरिया, इसी में होता है हमारा। टेक्स्ट एरिया में क्या करते हैं हम लोग कि जैसे कमेंट का सेक्शन होता है ना, एक जैसे एक अभी ना नॉर्मल फील्ड हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये एक नॉर्मल फील्ड है, इसी का अगर लार्ज वर्जन चाहिए आपको तो उसमें यूज करोगे आप टेक्स्ट फील्ड का। तो जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ इनपुट फील्ड में, एंड टेक्स्ट एरिया फील्ड ले लेता हूँ यहाँ से, कॉपी किया इसको मैंने, एंड सबमिट बटन से पहले बनाता हूँ, ठीक है, इसको पेस्ट करते हैं हम लोग, टेक्स्ट लिखा हमने यहाँ पे, एंड BR लगाता हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन है आपका।
तो ये हमने ओपन किया टेक्स्ट एरिया फील्ड। इसमें रो कितने रहेंगे हमारे, 4 रहेंगे। कॉलम कितने रहेंगे हमारे, 50 रहेंगी। और ये इस इनपुट फील्ड में मतलब ये डेटा रहेगा बाय डिफॉल्ट। अगर हम लोग देखें इसको तो इस तरीके से मिलेगा आपको इनपुट फील्ड। इसका साइज कितना है, इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला फील्ड भी आप ऐड कर सकते हो। प्लेस होल्डर दे सकते हो आप, नेम डिसेबल दे सकते हो, रीड ओनली, मैक्स लेंथ। वो सारी प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने वहां देखी थी फॉर्म के अंदर, वो सारी आप टेक्स्ट एरिया फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। फिर इसी में आता है एक आपका फील्ड डेटा सेट या फील्ड सेट टैग। फील्ड सेट टैग में क्या होता है देखो, कि टैग इज यूज टू ग्रुप रिलेटेड एलिमेंट्स विद इन अ फॉर्म ऑफन विद अ बॉर्डर अराउंड देम फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन। कि मतलब जैसे हमने एक नॉर्मल फॉर्म बनाया था, ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक एक फील्ड सेट बनाना है। तो फील्ड सेट में मैंने यहाँ पे एक लिया लेजेंड में पर्सनल इन्फॉर्मेशन। देन यहाँ मैंने दो फील्ड बनाए, एक आपका नेम फील्ड, एक आपका ईमेल फील्ड। तो ये फील्ड आपको कैसे दिखाई देंगे अगर आप फील्ड सेट की हेल्प से बनाते हैं ये चीजें। तो देखो यहाँ पे देखो एक बॉर्डर आ रही है, बॉर्डर के बाद देखो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन बॉर्डर के बीच में है, देन यहाँ पे एक फॉर्म देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके का अगर आपको फॉर्म बनाना है देन आप यूज करोगे फील्ड सेट का। क्लियर। फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसी में एक आता है आपका लेजेंड टैग। Legend tag element define a caption for a field set providing a label for grouped form। जैसे ये फील्ड बनाया, फील्ड में आपने लेजेंड लगाया, तो अगर लेजेंड नहीं लगाओगे ना आप, तो फिर आपको ये वाला मैसेज नहीं मिलेगा, यहाँ पे टेक्स्ट नहीं मिलेगा जो हमने यहाँ लिख रखा है। ये हमारा लेजेंड फील्ड है आपका। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से फॉर्म आए, देखो ये तो आपका नॉर्मल फॉर्म हो गया जो हमने बनाया था, ये हो गया हमारा लेजेंड फॉर्म। क्लियर। इसको भी आप सिंपली फील्ड सेट के अंदर लेजेंड देंगे एंड देन यहाँ पे अपना फॉर्म बनाएंगे, तो वो आपको इस तरीके से फॉर्म देखने को मिलेगा। फिर इसमें आता है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या होता है कि जैसे आता है ना कि सेलेक्ट सिटी, तो यहाँ पे एक पूरी की पूरी लिस्ट आती है, उस लिस्ट में से हम पार्टिकुलर ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। तो अगर उस तरीके से आपको क्रिएट करना है अपने एचटीएमएल पेज के अंदर, तो आप यूज करोगे सेलेक्ट एलिमेंट का। कैसे करेंगे देखो, सिंपली सेलेक्ट के अंदर ऑप्शंस यूज करने होते हैं। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ एंड इसी फील्ड सेट के नीचे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सेलेक्ट। ठीक है, अब सेलेक्ट में जैसे लिखा मैंने सेलेक्ट सिटी, पहले मैं बी आर टैग लगा लूँ यहाँ पे ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आए हमारा ना। एंड यहाँ मैं कर रहा हूँ लेबल सिटी। ठीक। एंड यहाँ लिखना है ऑप्शन आपको, जो भी आप ऑप्शन में लिखोगे ना वो ऑप्शन आपको वहाँ पे शो होगा। जैसे लिखा मैंने नोएडा, एंड ऑप्शन लिखा मैंने यहाँ पे ऑप्शन, लिखा दिल्ली, ऑप्शन, यहाँ लिखा मैंने पंजाब, ऑप्शन हरियाणा, ऐसे करके लिखा मैंने। ठीक है, देन अगर आप जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे एक देखो लिस्ट मिलेगी आपको, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट है। अब देखो यहाँ पे भी आप मतलब मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट पंजाब टॉप में आए, अभी देख रहे हो यहाँ पे नोएडा टॉप में आ रहा है, मैं चाहता हूँ पंजाब टॉप में आए। तो उसके आगे आपको एक कीवर्ड यूज करना होता है सेलेक्टेड। अगर आप सेलेक्टेड लगा देंगे जिसके आगे, वो आपका टॉप में आएगा देखो। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि कोई हरियाणा सेलेक्ट ना कर पाए, तो आप सिंपली वहां लिख दो डिसेबल। डिसेबल में क्या होगा कि उसको यूजर सेलेक्ट ही नहीं कर पाएगा, मतलब लिस्ट में तो रहेगा वो लेकिन वो उसको सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इन चीजों को यूज करते हैं, सेलेक्ट एंड डिसेबल दोनों हो गया हमारा। अगेन हम लोग आते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन में। तो बताया दिया मैंने आपको नेम कैसे यूज करते हैं। इसके बाद आईडी, अभी तो देखो आईडी वाईडी तो अभी हम यूज करेंगे नहीं कहीं, तो इसका ऐसे रहने देते हैं। बट जब सीएसएस हम लोग पढ़ेंगे, तो सीएसएस के केस में मैं आपको आईडी बताऊंगा कैसे यूज करते हैं, क्लास बताऊंगा मैं कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और मल्टीपल अगर आपको सेलेक्ट करना है एक बार में, तो आप यहाँ पे मल्टीपल कीवर्ड यूज कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा थोड़ा आपके लिए। वैसे तो बहुत ही कम यूज करते हैं इस चीज का। यहाँ पे ये लिखा मैंने मल्टीपल। मल्टीपल लिखते ही क्या होगा कि आप यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे लिख रहे हो एक दिल्ली, एक नोएडा, एक पंजाब, ऐसे करके।
ठीक है। सो फिलहाल हम लोग हटाते हैं मल्टीपल को, नॉर्मली लिस्ट बेस्ट है। इसके बाद साइज, अगर आप चाहो तो साइज दे सकते हो कि साइज मैक्सिमम साइज कितने दिखाने हैं, 3 4 5, तो उतने ही नंबर ऑफ लिस्ट के, जैसे आप मान के चलो एक लिस्ट में 50 एलिमेंट है, अब उसमें से आपको सिर्फ 10 ही दिखाने हैं या 5 ही दिखाने हैं, तो उसका साइज दे सकते हो यहाँ पे आप कि कितने आपको विजुअल होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा साइज 3 यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा साइज 3। तो अभी कितने 1 2 3 4 है, डिसेबल को हटाता हूँ मैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें कितने दिखाई देंगे वहाँ पे, 3 दिखाई देंगे सिंपली, देखो यहाँ पे 1 2 है। ठीक है, साइज कितने का होगा, 3 का होगा, ऐसे करके। सो हम लोग साइज को भी रिमूव करते हैं यहाँ से। बाकी के तो आप यूज कर ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाने की कोशिश करी है। अगर समझ में नहीं आएगा आपको तो आप इसकी हेल्प से वो सारी चीजें कर लीजिएगा। फॉर्म बता दिया मैंने आपको ना, बटन टैग बता दिया मैंने आपको, इनपुट टैग बटन, डिसेबल कैसे करते हैं ये बता दिया मैंने आपको। उसके बाद वैल्यूज ऑन क्लिक, अभी ये नहीं करना है हमको, जावास्क्रिप्ट का आ जाता है। इसके बाद हम देखेंगे डेटा लिस्ट टैग। डेटा लिस्ट क्या कहता है, देखो डेटा लिस्ट टैग प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शंस फॉर एन इनपुट एलिमेंट, ठीक है, अलाउइंग यूजर टू सेलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसे कि मैंने एक इनपुट फील्ड बनाया, ठीक, इसको दिखाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको हम लोग यहाँ से सेलेक्ट के बाद ना एक बी आर टैग लगा लेते हैं, अनिया लिखते हैं। ठीक है, मैं लिखा एक एक इनपुट फील्ड बनाया यहाँ पे, फ्रूट, टैग का देखो लिस्ट फ्रूट, प्लेस होल्डर लिखा चूज अ फ्रूट। अगर अभी आप जाएंगे ना, अभी आप देखेंगे देखो यहाँ पे, तो जैसे आप इनपुट फील्ड पे क्लिक करोगे तो देखो सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपको। अब इसमें तो कौन सेलेक्ट करना है, एप्पल सेलेक्ट करना है तो एप्पल आ जाएगा आपका। ठीक है, या टाइप करना है आपको, जैसे लिखा मैंने मैंगो, नहीं है तो ठीक है, अगर होगा तो आ जाता है। ए लिखा मैंने, ए लिखते ही देखो एप्पल आ गया आपका, सेलेक्ट कर लो इसे आप यहाँ से। तो जो मतलब एक लिस्ट में अगर आपको ऑप्शन दिखाना है तो आप यूज करोगे उसमें डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट में आपको सिंपली एक आईडी देनी होती है, यहाँ पे, यहाँ पे एक आईडी देनी होती है, और जो आईडी आप यहाँ दोगे वही लिस्ट में पास करनी होती है। यहाँ पे लिस्ट में क्या पास किया मैंने, फ्रूट, एंड फ्रूट में क्या दिखाएंगे हम लोग, इस लिस्ट को दिखाएंगे। लिस्ट में क्या रहेंगे हमारे ऑप्शंस, और ऑप्शन में जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। सिंपली ये भी आपको करके देखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग मल्टीपल जगह यूज करते हैं ना। इसके बाद थोड़ा हम लोग और आगे चलते हैं। लिंक टैग मैंने आपको बताया दिया है, ठीक है। स्टाइल टैग नहीं होता, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं हम लोग। स्टाइल टैग अगर आपको यूज करना है तो हम लोग जनरली इस स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं। सीएसएस जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मैं और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा इसको। बट अगर चाहो तो मैं ब्रीफ में आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ कि जैसे स्टाइल टैग में यूज करता हूँ यहाँ पे हेडिंग टैग के अंदर, यहाँ पे स्टाइल लिखा, देन यहाँ पे लिखता हूँ मैं बॉडी जो है हमारी, उस बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए हमारा ग्रीन। सेव करेंगे तो ये क्या करेगा देखो, ये कलर कर देगा। तो ये सारा जो कंसेप्ट है ये हमारा स्टाइलिंग का है। तो इसको हम लोग अभी टच नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिंपली किसको देखेंगे, HTML को, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उसको हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप कर लोगे आराम से। एट्रीब्यूट्स वगैरह जो है स्टाइल टैग के, वो हम लोग तभी पढ़ेंगे जब हम लोग CSS पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा आता है डिव कंटेनर, डिव टैग। और डिव टैग भी ना, अगर आपको बहुत अच्छे से करना है तो ये वो देखो HTML में हम लोग सिंपली टैग पढ़ने हैं, तो किस टैग का क्या काम होता है। और हमारा जो डिव होता है ना, ये सिर्फ एक कंटेनर होता है, और उस कंटेनर के अंदर अंदर अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट दिखाने हैं, क्योंकि जब हम लोग किसी वेब पेज को डिजाइन करेंगे तो डिजाइन करने के लिए अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट को एक साथ डिजाइन करना है या एक साथ उनकी पोजीशन चेंज करनी है, तो उस केस में आप किसका यूज करोगे, कंटेनर का। ठीक है, तो कंटेनर जो होता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर वेब डिजाइनिंग में। ठीक है, तो इसको अभी तो आप लोगों को सही से इसका मतलब समझ में नहीं आएगा, जब आप CSS पढ़ेंगे तो वहां पे आप इसको और बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि एक्चुअली में इसकी पावर क्या है। ठीक है, सो इसको हम लोग अभी रहने देते हैं, बट फिर भी आपको मिल जाएगा ये, तो आप चाहे तो इसका यूज कर लेना। इसके बाद स्टाइल एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट, आईडी एट्रीब्यूट, ये भी आपको नहीं देखना है। देन इसके बाद ये आते हैं हमारे न्यू HTML5 के कुछ टैग है HTML5, जैसे कि आर्टिकल। तो जैसे डिव होता है ना, वैसे हमारा आर्टिकल एलिमेंट होता है। इसी असाइड होता है हमारा डिटेल्स, फिग कैप्शन, एंड फिगर, फुटर, हेडर, मेन, मार्क, मीटर, प्रोसेस, सेक्शन, समरी, टाइम। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट हैं, और ये भी मैं आपको
नेक्स्ट क्लास में हमारी होगी ना, उसमें सारी चीज़ें कराऊंगा मैं आपको ये, ठीक। क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है और मे बी शायद जितना आप लोगों ने सीखा है उतना इनफ है एक सिंगल क्लास के अंदर। बाकी जैसे हम लोग सीएस करेंगे तो वहाँ पे मैं इन सारे एलिमेंट को डिस्कस करूंगा विद प्रैक्टिकल। इसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है, एचटीएमएल के फॉर फ्रेशर्स लेवल पे, जैसे कि एचटीएमएल क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एचटीएमएल एंड एचटीएमएल5, डॉक टैप किस लिए यूज करते हैं हम लोग। इसके बाद सिमेंटिक एचटीएमएल एलिमेंट क्या होते हैं, तो जो मैंने आपको यहाँ दिखाए थे ना एलिमेंट, ये वाले टाइम हो गए, सेक्शन, प्रोसीजर, सारे सारे सिमेंटिक एलिमेंट है। सिमेंटिक एलिमेंट जनरली इनका कुछ बिहेवियर अलग नहीं होता है, बस ये दिखाते हैं कि जो आप वेब पेज पे काम कर रहे हो उसके एक प्रॉपर मीनिंग दो। मतलब जैसे मान के चलो मैं हेडर बना रहा हूँ, तो हेडर बनाने के लिए मैं डिव बनाऊंगा, तो इन्होंने एक हेडर एलिमेंट ही दे दिया है कि भाई अगर जब आप हेडर बनाओ तो आप इससे रिप्रेजेंट करो। इससे क्या होगा, कोड आपका रीडेबल होगा, ठीक है, और जो नेक्स्ट प्रोग्रामर होगा, जो आपके अलावा जो कोई प्रोग्रामिंग करेगा, उसको कोड को रीड करना काफी आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इन्होंने सिमेंटिक टैग दिए ताकि इनका आप सही तरीके से यूज करो। एंड और तो इसका कोई मीनिंग है नहीं। इसके बाद फिर यहाँ पे आता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ मेटा टैग एंड हाउ डू यू कमेंट इन एचटीएमएल, तो एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन div एंड स्पैन टैग, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे एंड ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन जो हेल्प करेंगे आपके इंटरव्यू में, ठीक है, तो ये भी आपको कर लेने हैं। बाकी हम लोगों ने काफी सारी चीजें सीखी आज की क्लास में, एंड नेक्स्ट क्लास में जो बाकी की बची हुई चीजें हैं वो मैं आपको क्लियर करूंगा आपके साथ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा काम है इसीलिए मैं वीडियो को यहीं पॉज करता हूँ। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय।